नमस्ते, वेलकम टू न्यू वैद्य। दिस इज मोहित कुमार गौतम और आज हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे ऋतुचर्या अध्याय विच इज द थर्ड चैप्टर ऑफ अष्टांग हृदय सूत्र स्थान। देखिए, ऋतुचर्या मतलब होता है सीजनल रेजिमेन। एक साल को अलग अलग सीजन्स में डिवाइड किया गया है। अब हर सीजन में आपको क्या आहार विहार रखना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है। आहार मतलब डाइट, तो किस सीजन में आपको कैसा डाइट रखना है। विहार मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़, तो किस सीज़न में आपको कैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करनी चाहिए, यही सारी चीज़ें आपको पढ़नी है ऋतुचर्या अध्याय में। अब इन चीज़ों के अलावा भी आपको 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। कौन कौन से? पहला है आदान काल, दूसरा है विसर्ग काल और लास्ट में हम पढ़ेंगे ऋतु संधि। अब ये चैप्टर छोटा है तो इंडेक्स विंडेक्स कुछ नहीं, मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर हम आदान काल से, फिर हम पढ़ेंगे विसर्ग काल, फिर हम पढ़ेंगे ऋतुचर्या, है ना, अलग अलग सीजन्स के आहार और विहार, और लास्ट में हम पढ़ेंगे ऋतु संधि। ठीक है, तो इंडेक्स में मैं आपको यहाँ पे लिख ही देता हूँ, है ना। इंडेक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? आदान काल, फिर हम पढ़ेंगे विसर्ग काल, फिर हम पढ़ेंगे ऋतुचर्या, है ना, और लास्ट में हम पढ़ेंगे ऋतु संधि। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे ना, ये 4 चीज़ें ऐसे हम पढ़ने वाले हैं। इस क्रोनोलॉजी में हम इस चैप्टर को डील करेंगे। ठीक है, और रही बात श्लोक की कि भैया कैसे श्लोक याद करने हैं ना, तो इसमें कोई श्लोक आपको ऐसा याद करनी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक नहीं मुझे तो टॉप स्टूडेंट बनना है, श्लोक में हर चैप्टर से याद करो, इससे भी करूँगा। तो लास्ट पेज पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक रख दूंगा, आप अगर याद करना है कर सकते हो। ऐसा कोई नीड नहीं है एग्जाम में। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं और सभी ऋतुओं के आहार और विहार आपको याद है, वो अगर आप लिख देते हैं तो मोर देन इनफ होता है। ठीक है, फिर भी श्लोक में लास्ट पेज पे लिख दूंगा। तब देखते हैं। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, तो वो चीज़ है कि 4 प्रहर मिलकर एक दिन बनता है और 4 ही प्रहर से एक रात बनती है। ठीक है, अब ये दिन कौन सा है? जो सनराइज से सनसेट तक का जो टाइम होता है उसको भी हम डे कह देते हैं, और जो 24 घंटे का होता है उसको भी हम डे कहते हैं, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो ये दिन कौन सा वाला है? ये 12 घंटे वाले दिन की हम बात कर रहे हैं ना। तो 4 प्रहर मिलके एक दिन और 4 प्रहर से एक रात, तो टोटल दिन रात मिला के जो 24 घंटे वाला दिन होता है उसमें कितने प्रहर हो गए? 8 प्रहर हो गए। ठीक है, तो 4 प्रहर का दिन, 4 प्रहर की रात, और टोटल 15 दिन 24 घंटे वाले दिन की बात की जा रही है, तो टोटल 15 दिन मिलाकर होता है एक पक्ष। यहाँ पे कौन से दिन की बात की जा रही है? 12 घंटे वाले की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे 8 प्रहर की बात की जा रही है, 24 घंटे की बात की जा रही है। तो टोटल 15 दिन मिलाकर बनता है एक पक्ष। अब पक्ष 2 टाइप का हो सकता है, एक होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण मतलब होता है काला और शुक्ल मतलब होता है सफ़ेद। तो ये किसके रिस्पेक्ट में काले सफ़ेद की बात की जा रही है? रात की बात की जा रही है। तो रात में आप चांद के रिस्पेक्ट में बात करें तो चांद पहले अमावस्या है मान लीजिए, ठीक है, तो 15 दिन क्या होता है? चांद का साइज बढ़ते फाइनली वो फुल मून हो जाता है, पूर्णिमा की रात आती है। तो ये टोटल 15 दिन का प्रोसेस है, जब अमावस्या से पूर्णिमा आती है, और फिर पूर्णिमा से अमावस्या जाने तक 15 दिन लगते हैं। तो वो 15 दिन जिसमें पूर्णिमा से रात को चांद घटते घटते अमावस्या आ रही है, मतलब रात का अंधेरा बढ़ते जा रहा है, इस 15 दिन के फेज को क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष बोलते हैं, क्योंकि रात और काला होता जा रहा है, रात में और अंधकार बढ़ते जा रहा है। और शुक्ल पक्ष वाले 15 दिन में क्या होती है? तो अमावस्या से चांद बढ़ते फाइनली पूर्णिमा आता है, मतलब रात का अंधेरा घटता जा रहा है, रात में उजाला बढ़ते जा रहा है, तो शुक्ल होते जा रहा है रात, तो इसलिए इसको इस 15 दिन को शुक्ल पक्ष कहते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कृष्ण पक्ष किसको बोलते हैं? पूर्णिमा से अमावस्या तक के 15 दिन को, और शुक्ल पक्ष किसे कहते हैं? अमावस्या से पूर्णिमा तक के 15 दिन को शुक्ल पक्ष कहते हैं। अब दो पक्ष मिलाकर क्या बनता है? एक मास बनता है। मास मतलब महीना। तो एक पक्ष 15 दिन का, तो 2 पक्ष 30 दिन का, 30 दिन का एक महीना, तो 2 पक्ष मिलाकर एक मास बनता है। ठीक है, तो एक मास में एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है, और मास खत्म हो गया ऐसा हम कब कहेंगे कि एक मास खत्म हो गया? जब शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन हो। शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन मतलब पूर्णिमा की रात। तो जब शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन पूर्णिमा आती है तब बोलते हैं कि एक मास खत्म हो गया। फिर वहां से अगले मास का कृष्ण पक्ष स्टार्ट होता है,
और फिर कृष्ण पक्ष अमावस्या को खत्म होता है और शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है, और पूर्णिमा को जब खत्म होगा तब बोलेंगे कि दूसरा मास भी खत्म हो गया। ठीक है, तो शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन मास का भी अंतिम दिन होता है। तो ये हो गया एक मास। अब देखिए, अब 2 मास मिलाकर बनता है, 2 मास मिलाकर क्या बनता है? एक ऋतु। 2 मास मिलाकर बनता है एक ऋतु। एक ऋतु यही होता है सीजन। इसी सीजन की हम आहार और विहार के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल कितने सीजन हो गए एक साल में? 6 सीजन हो गए है ना। तो एक ऋतु। अब 3 ऋतु को हम क्या कह देते हैं? 3 ऋतुओं को हम साथ में क्या कहते हैं? 3 ऋतु को हम साथ में कहते हैं एक अयन। ठीक है, 3 ऋतु को हम कहते हैं एक अयन, और 2 अयन को हम कहते हैं, 2 अयन को हम साथ में कह देते हैं एक वर्ष। अब देखिए, अब हमने कहाँ से शुरू किया था, हम कहाँ पहुँच गए? हमने स्टार्ट किया था 4 प्रहर से। 4 प्रहर का 12 घंटे, ठीक है, तो 8 प्रहर के 24 घंटे, और ऐसे 15-24 घंटे, मतलब 15 दिन मिलाकर एक पक्ष 2 टाइप के, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अब 2 पक्ष मिलाकर, मतलब एक कृष्ण पक्ष प्लस एक शुक्ल पक्ष मिलके हो जाता है एक मास, और ऐसे 2 महीने मिलाकर बन जाते हैं एक ऋतु, और 3 ऋतु मतलब 6 महीने मिलाकर बन जाता है एक अयन, और 2 6 महीने मिलाकर बन जाते हैं एक वर्ष। तो ऐसे टाइम को पढ़ा जाता है ना, आयुर्वेद में ऐसे टाइम को पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे, तो अभी हम स्टार्टिंग में, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम छोटी छोटी कुछ चीज़ें देख लेते हैं, फिर हम इंडेक्स की बात करें। इंडेक्स में सबसे पहले हमको क्या पढ़ना था? आदान काल, है ना, तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऋतुचर्या की। यहाँ पे मैंने मीनिंग लिख रखा है। द वर्ड ऋतुचर्या इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स। पहला है ऋतु, दूसरा है चर्या। ऋतु मतलब होता है सीजन, और चर्या मतलब रेजिमेंट, डूज एंड डोंट्स। तो किस सीजन में क्या डूज हैं, क्या डोंट्स है, वही चीज़ हमको पढ़नी है ऋतुचर्या में। षड ऋतु की बात करते हैं। एक ऋतु किससे बन रहा था? 2 मास से बन रहा था ना, मतलब 2 महीने से एक ऋतु बन रहा था। तो 6 ऋतु से, मतलब 6 × 2 12 महीने हो गए ना, तो 6 ऋतु मिला के एक साल बनता है। तो वही षड ऋतु। षड मतलब क्या होता है? 6, तो 6 ऋतु होते हैं। 1 ऋतु कंसिस्ट ऑफ 2 मास, मतलब 2 मंथ्स। टोटल 6 सीजन्स फॉर्म 1 एनुअल साइकिल। तो 6 ऋतु मिलाकर क्या बनते हैं? एक वर्ष बनते हैं। ठीक है, अब 6 सीजन कौन कौन से होते हैं? तो पहला ऋतु है हमारा शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु मतलब विंटर। कौन सा विंटर? लेट विंटर। ठीक है, अब इसमें 2 मास आते हैं, हर ऋतु में 2 मास आते हैं। तो शिशिर ऋतु में कौन से 2 मास आते हैं? माघ और फागुन। ये चीज़ें आप अगर यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं तो अपने घर परिवार में सुन रखा होगा ये चीज़ें, है ना। माघ, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, ये सब सुन रखा होता है हमने बचपन से ही। तो शिशिर ऋतु में माघ और फागुन 2 मास होते हैं, और अभी के कैलेंडर के हिसाब से मिड जनवरी से लेके मिड मार्च तक शिशिर ऋतु चलता है। शिशिर के बाद आता है वसंत। वसंत में, ये स्प्रिंग सीजन है ना, तो वसंत में चैत्र और वैशाख, ये 2 मास आते हैं मॉडर्न कैलेंडर के हिसाब से मिड मार्च से मिड में। ग्रीष्म ऋतु मतलब समर, ज्येष्ठ से लेके आषाढ़ तक, ये 2 मास आते हैं मिड में से मिड जुलाई तक। वर्षा ऋतु में कौन कौन से मास आते हैं? श्रावण और भाद्रपद। हम लोग इसको सावन भादो कहते हैं ना, तो श्रावण और भाद्रपद, ये कब से कब तक? मिड जुलाई से मिड सितंबर तक चलता है। फिर आता है शरद है ना, शरद ऋतु। शरद ऋतु मतलब ऑटम। अश्वयुज और कार्तिक, और ये मिड सितंबर से मिड नवंबर तक चलता है। फाइनली हेमंत ऋतु जो अर्ली विंटर है, मार्गशीर एंड पुष्य, ये 2 मास आते हैं, और मॉडर्न कैलेंडर के हिसाब से मिड नवंबर से मिड जैन तक। ठीक है, तो 6 ऋतु कौन कौन से हमने पढ़ लिए? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो वाग्भट आचार्य के द्वारा के अकॉर्डिंग ये 6 ऋतुएं होती हैं। ठीक है, ये 6 सीजन्स बताए गए हैं। अब इन सभी सीजन में क्या डूज एंड डोंट्स है वो हम पढ़ने वाले हैं। टाइम आप समझ गए कि मास मतलब क्या हो गया? 1 महीना होता है। 1 महीना किससे बनता है? 2 पक्ष से मिलकर। कौन कौन से 2 पक्ष होते हैं एक मास में? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो ये हो गई ऋतु की बात। ऋतु का डिवीजन हमने देख लिया। अब
मैंने आपको क्या बताया था कि मेन टॉपिक हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आदान काल से। तो वो आदान काल यहाँ है, ठीक है। अब आदान काल क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। आदान काल को उत्तरायण भी कहते हैं। उत्तरायण देखिए, तो उत्तरायण में क्या होता है, देखिए एक चीज़ तो आपको पता है कि सूरज किधर से राइज होता है, पूरब से, सेट किधर होता है, पश्चिम में। लेकिन पहले 6 महीने में सूरज पूरब से राइज हुआ और उत्तर होते हुए जाके वो पश्चिम में सेट कर जाता है, ठीक है। उत्तर की तरफ से जाके वो पश्चिम में सेट करता है। और अगले 6 महीने में सूरज पूरब से उठता है, लेकिन वो दक्षिण से होते हुए जाके पश्चिम में सेट करता है। तो यही उत्तरायण और दक्षिणायन का फर्क है, ठीक है। तो ये सूरज के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है। सूरज अगर पूरब से उत्तर होते हुए जाके पश्चिम में सेट किया तो उत्तरायण, अगर पूरब से उकर दक्षिण में होते हुए जाके पश्चिम में सेट किया तो वो दक्षिणायन। तो ये 6 महीने में, तो ये 2 अलग अलग टाइप के 6 महीने होते हैं, ठीक है। तो ये अयन है ना, उत्तरायण में क्या है, अयन। तो यहाँ पे मैंने बताया था एक अयन बराबर कितने होते हैं, 6 महीने, है ना। 6 महीने के एक अयन होते हैं। तो पहला अयन कौन है, उत्तरायण, और दूसरा अयन क्या है, दक्षिणायन। तो मैंने आपको बता दिया उत्तरायण दक्षिणायन क्यों कहते हैं, क्योंकि सूरज उत्तर की तरफ से जाता है तो उत्तरायण, दक्षिण की तरफ से गया तो दक्षिणायन। अब देखिए उत्तरायण को आदान काल क्यों कहते हैं। आपने 2 वर्ड सुने होंगे, आदान प्रदान, है ना। आदान मतलब होता है लेना और प्रदान मतलब होता है देना। तो उत्तरायण भी हम सूरज के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, तो आदान प्रदान भी हम सूरज के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे। तो सन जब आदान करता है, सन जब लेता है, उस काल को, काल मतलब समय, तो उस समय को हम आदान काल कह देते हैं। सूरज क्या लेता है, सूरज सौम्यता लेता है, इस पृथ्वी की ठंडक लेता है, इस पृथ्वी से मॉइस्चर एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो इस कारण से इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि प्राणी, जितने भी प्राणी हैं पृथ्वी पे, जितने भी प्राणी हैं, उन सबका बल कम हो जाता है। तो सूरज क्या कह सकते हैं कि पृथ्वी से सौम्यता ले रहा है, स्निग्धता ले रहा है और प्राणी का बल ले रहा है। तो इन सभी का आदान कर रहा है सूरज, इसलिए इस काल को आदान काल कह देते हैं। तो इन 6 महीने में प्राणी का बल कम रहता है। और अगला जो दक्षिणायन है उसको हम विसर्ग काल कहते हैं। विसर्ग काल, उसमें क्या करता है, सूरज प्रदान करता है, ठीक है। तो सूरज क्या ही प्रदान करता है, उस टाइम पे सूरज का जो डोमिनेंस रहता है वो कम होता है, चांद का डोमिनेंस बढ़ जाता है, तो पृथ्वी पे सौम्यता बढ़ जाती है और प्राणियों का बल भी बढ़ जाता है। खैर, अभी तो आप इतना समझिए कि आदान काल क्या होता है। आदान मतलब लेना, सूरज ले रहा है, सूरज क्या ले रहा है, पृथ्वी की सौम्यता, शीतलता, स्निग्धता ले रहा है और प्राणियों का बल हर ले रहा है। और इसको उत्तरायण इसलिए कहते हैं क्योंकि सूरज उत्तर से होते हुए जाके पश्चिम में सेट कर जाता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको नॉर्दर्न सोल्स्टिस कहते हैं। मिड जैन से लेके मिड जुलाई तक का ये काल होता है, ये 6 महीने का टाइम पीरियड होता है जिसे आदान काल कहते हैं। ये चीज़ अगर समझ गए तो वेल गुड, नहीं समझे तो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब उत्तरायण में 3 ऋतु है ना, एक अयन में 3 ऋतु आएंगे। एक अयन इक्वल टू 6 मंथ्स, एक ऋतु इक्वल टू 2 मंथ्स। तो एक अयन में 3 ऋतु आए, ठीक है। 3 ऋतु कौन कौन से आते हैं, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। तो इन 3 ऋतुओं से मिलके एक उत्तरायण बना। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, तो उत्तरायण को आदान काल इसलिए कहते हैं क्योंकि पीरियड ऑफ एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक है। ह्यूमन स्ट्रेंथ ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। तो पीरियड ऑफ एक्सट्रैक्शन मतलब सन एक्सट्रैक्ट कर ले रहा है क्या, पृथ्वी की सौम्यता और मनुष्य की और प्राणियों का बल, ठीक है। तो देखिए ह्यूमन स्ट्रेंथ ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, ये नहीं कि दिसंबर में खूब सारा प्राणी में बल था और अचानक मिड जैन आते आते खत्म सा हो गया, नहीं। मिड जैन से अब वो उसका प्राणी का बल घटना शुरू हो जाएगा, मतलब सूरज की तीव्रता, सूरज की जो किरणें हैं वो और ज़्यादा रुक्ष होने लगेंगी, सूरज की किरणें और ज़्यादा तीव्र होने लगेंगे, सूरज की किरणें और ज़्यादा इंटेंसिफाई होने लगती है ना, सन रेज, जिसके कारण धीरे धीरे ग्रीष्म आते आते इंसान का बल काफ़ी, प्राणियों का बल काफ़ी कम हो जाता है और पृथ्वी से शीतलता एकदम खत्म सी हो जाती है। तो ये चीज़ ग्रेजुअली होता है, ठीक है। अब देखिए सन एंड विंड, सन मतलब सन को आदित्य कहा जाता है और विंड को पवन। इनकी प्रॉपर्टीज देखिए क्या रहती है आदान काल में, तीक्ष्ण हो जाती है, काफ़ी उष्ण हो जाती है, रुक्ष हो जाती है ना। कूलिंग क्वालिटीज ऑफ अर्थ, सौम्य गुण आर रिड्यूस, है ना। तो अर्थ की जितनी भी सौम्यता है वो कम हो जाती है, ठीक है। अब देखिए पवन की बात करें तो चरक पवन को, चरक आचार्य जो है वो पवन को मतलब वायु को योगवाही कहते हैं। योगवाही मतलब क्या, कि जो दूसरों का गुण अपने अंदर समाहित कर ले, है ना, दूसरों की प्रॉपर्टी शो करने लगे, मतलब जिसके साथ रहेगा वो वैसा ही व्यवहार करने लगेगा। तो गर्मी में
वायु क्या करता है, और गर्माहट बढ़ाता है। लू किसके कारण होता है, जो बोलते हैं ना लू लग गया, तो लू क्या होता है, वही गर्म वायु को लू कहते हैं ना। तो सोचिए वायु जब गर्मी में चलती है तो वो और गर्मी बढ़ाती है, और वायु जब ठंड में चलती है तो वो और ठंडक देती है। तो सोचिए वायु वही है, लेकिन गर्मी के टाइम पे वो और ज़्यादा गर्मी पैदा कर रही है, और ठंडी के टाइम पे और ज़्यादा ठंडी पैदा कर रही है। तो इस प्रॉपर्टी को, जो एक पर्टिकुलर चीज़ है, वो दूसरों के संपर्क में आके, दूसरों के कांटेक्ट में आके उसकी प्रॉपर्टीज ले लेती है, उसको क्या बोलते हैं, योगवाही बोलते हैं। तो चरक आचार्य वायु को योगवाही कहते हैं, क्योंकि वो गर्मी में गर्मी की गर्माहट प्रॉपर्टी ले लेती है और ठंडी में ठंडक ले लेती है। तो ठीक है, एक बार और मैं स्टार्टिंग से बता दूं एकदम शॉर्ट में, तो वो टाइम वाला तो आप देख लेना। और रही बात ऋतुओं की, तो षड ऋतु मतलब 6 ऋतु होते हैं। कौन कौन से, शिशिर, फिर वसंत, फिर ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। ठीक है, ये 6 ऋतुएं हो गई। और उसके बाद अयन की बात करते हैं, तो 2 अयन होते हैं। एक होता है उत्तरायण, जिसमें सूरज उत्तर की तरफ ट्रेवल करता है। एक होता है दक्षिणायन, जिसमें सूरज दक्षिण की तरफ ट्रेवल करता है। उत्तरायण को आदान काल भी कहते हैं, क्योंकि सूरज आदान कर लेता है, सूरज ले लेता है पृथ्वी की सौम्यता और प्राणी का बल। ठीक है, और इसमें सूरज और आदित्य और पवन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। कैसी, ये बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण, रुक्ष रुक्ष और उष्ण हो जाती हैं, सूरज और पवन। ठीक है, आदान काल में कौन कौन सी 3 ऋतु आती हैं, शिशिर से स्टार्ट करेंगे और ग्रीष्म तक, मतलब शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। डोमिनेंट रस की बात करें तो तिक्त, कषाय और कटु, इन 3 रसों को डोमिनेंट माना जाता है। डोमिनेंट क्यों, क्योंकि श्लोक में बलवान टर्म यूज किया गया है कि ये 3 रस बलवान होते हैं। रिस्पेक्टिवली किन किन सीजन्स में, शिशिर में तिक्त बलवान रहता है, वसंत में कषाय बलवान रहता है, और ग्रीष्म में कटु बलवान रहता है। क्योंकि आप रसभेदी अध्याय 10th चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इन तीनों की आप एक कॉमन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तीनों रुक्ष होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि कौन से ऋतु में कौन सा रस बलवान होता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब अग्नि डोमिनेंट रहता है आदान काल में, ऑब्वियसली क्योंकि सूरज डोमिनेंट है। तो ये हो गया आदान काल की बात, ये सारी चीज़ें हो गई है ना। अब दक्षिणायन की बात करें या फिर विसर्ग काल, तो दक्षिणायन क्यों, क्योंकि फिर से वही बात है कि पूरब में राइज हुआ, दक्षिण से होते हुए जाके पश्चिम में सेट कर गया, तो दक्षिणायन बोलते हैं इस 6 महीने को। इसमें सन की मूवमेंट कुछ इस प्रकार रहती है। और विसर्ग काल क्यों, तो विसर्ग आपने सुना होगा कि गणेश जी का विसर्जन करते हैं पानी में ले जाकर, है ना, मतलब उनको बहा देते हैं ले जाके। तो वैसे ही जो सौम्यता आदान की गई थी सूरज के द्वारा, अब फिर से पृथ्वी को वो सौम्यता लौटा दी जाती है। सूरज नहीं लौटाता है, सोम का, आदान काल में किसकी डोमिनेंस थी, सूरज की डोमिनेंस थी। और विसर्ग काल में किसका डोमिनेंस होता है, सोम का डोमिनेंस होता है। सोम किसको कहते हैं, चंद्र को कहते हैं ना, चंद्रमा को कहते हैं। तो चंद्रमा के डोमिनेंस के कारण पृथ्वी की जो शीतलता थी, जो सौम्यता थी, वो फिर से विसर्जन किया जा रहा है पृथ्वी, मतलब पृथ्वी फिर से अपनी सौम्यता पा जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसको विसर्ग काल कहते हैं। इंग्लिश में इसको साउदर्न सोल्स्टिस कहते हैं। मिड जुलाई से मिड जनवरी तक के टाइम में होता है ये। कौन कौन से सीजन होते हैं, तो ग्रीष्म के बाद 3 सीजन, तो वर्षा, शरद और हेमंत, ये 3 सीजन विसर्ग काल हो गए। इसके पहले वाले 3 सीजन आदान काल मतलब उत्तरायण के थे। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है, तो इट इज कॉल्ड विसर्ग काल, पीरियड ऑफ नरिशमेंट। तो पृथ्वी को उसकी सौम्यता वापस दी जा रही है, तो प्राणियों का बल भी उसको वापस मिल रहा है ना, तो नरिशमेंट हो रही है प्राणियों में। बॉडी गेन्स स्ट्रेंथ, और सोम मतलब मून होता है बिकम्स पावरफुल। तो आदान काल में कौन पावरफुल था, सूर्य पावरफुल था, और विसर्ग काल में कौन पावरफुल है, मून पावरफुल है। अब देखिए आदान काल और विसर्ग काल में एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें सूर्य का बल बढ़ा हुआ है, और चंद्रमा मून का बल कम है, और प्राणी का बल भी कम है। ठीक है, और विसर्ग काल में सूरज का बल कम हो जाता है, चंद्रमा का बल बढ़ जाता है, मून लिखा है मैंने ना, और प्राणी का बल भी बढ़ जाता है। ये चीज़ें ग्रेजुअली होती है, मतलब वर्षा के बाद धीरे धीरे प्राणी का बल बढ़ना शुरू हो जाता है। जो ग्रीष्म में प्राणी का बल एकदम कम हो चुका था, अब वो वर्षा से जैसे जैसे हम हेमंत ऋतु की तरफ बढ़ेंगे, प्राणी का बल बढ़ते चला जाएगा, सूरज का बल घटते चला जाएगा, और चांद का बल बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, सन इंटेंसिटी रिड्यूसेस। अब अर्थ कूल्स ड्यू टू, पृथ्वी ठंडा क्यों हो रहा है, उसको उसकी सौम्यता क्यों मिल रही है, क्योंकि वर्षा ऋतु के बाद क्लाउड्स वगैरह बढ़ने लगते हैं, बारिश ज़्यादा होने लगती है, ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। इस कारण से पृथ्वी की सौम्यता फिर से उसको वापस मिलती है, और साथ ही साथ प्राणियों का बल भी।
इनमें डोमिनेंट रस कौन कौन से होते हैं? अम्ल, लवण और मधुर। देखिए पृथ्वी को उसको सौम्यता मिल रही है, मतलब पृथ्वी में स्निग्धता भी बढ़ रही है। आदान काल में रुक्षता बढ़ी थी। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था रुक्ष और स्निग्ध अपोजिट क्वालिटीज होती हैं। स्निग्ध मतलब हल्का ऑयलीनेस, हल्का मॉइस्चर वगैरह है ना, तो वो स्निग्धता हो गई, और रुक्षता एकदम ड्राइनेस हो गया। तो आदान काल में ड्राई हो रहा था, तो उसमें ड्राई जो रुक्ष रस थे उनकी प्रधानता थी। और इसमें विसर्ग काल में पृथ्वी को सौम्यता मिल रही है, तो सौम्यता के कारण स्निग्धता बढ़ रही है। तो जो स्निग्ध रस हैं, ये रस स्निग्ध होते हैं, रस भेदी अध्याय में पढ़ेंगे कि ये 3 रस स्निग्ध होते हैं, तो स्निग्ध रस भी डोमिनेट करने लगते हैं। तो अम्ल, वर्षा ऋतु में अम्ल रस डोमिनेट रहता है। शरद ऋतु में लवण रस डोमिनेट रहता है, और हेमंत ऋतु में मधुर रस डोमिनेट रहता है। मधुर बहुत ज़्यादा स्निग्ध होता है, तो हेमंत ऋतु में भी बहुत ज़्यादा पृथ्वी के पास स्निग्धता होती है, क्योंकि विसर्ग काल का आखिरी काल है और ग्रेजुअली स्निग्धता बढ़े जा रही है पृथ्वी पे, है ना। चांद और बलवान हो जा रहा है, तो स्निग्धता बढ़े जा रही है। तो ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम स्निग्ध कौन से ऋतु में है? स्निग्धता हेमंत ऋतु में है, जिस कारण से मधुर रस भी बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो जाता है। दीज रस आर स्निग्ध एंड स्ट्रेंथ गिविंग। तो स्निग्ध चीज़ें शरीर को क्या करती है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। और रुक्ष चीज़ें शरीर के क्या करती है? शोषण करती है ना। तो खैर ये तो हो गया आदान काल और विसर्ग काल। अब वेरिएशन ऑफ बॉडी स्ट्रेंथ देखिए, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मैं फिर से आपके लिए लिख दूंगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम 6 ऋतु लिख देते हैं। पहले 6 ऋतु क्रमशः क्या है? शिशिर, वसंत, उसके बाद ग्रीष्म, उसके बाद वर्षा। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। वर्षा के बाद क्या है? शरद, और फाइनली हेमंत। ठीक है, तो ये 6 ऋतु होती हैं, और इनमें जो वेरिएशन इन बॉडी स्ट्रेंथ देखते हैं कि जो प्राणी का बल है वो कैसे वेरी करता है। तो शिशिर ऋतु में तो प्राणी का बल सबसे, और हेमंत में, शिशिर और हेमंत में प्राणी का बल उत्तम माना जाता है ना। और वसंत और शरद में प्राणी का बल मध्यम माना जाता है, कि हाँ ठीक ठीक सा बल है प्राणी में, ना सूरज बहुत ज़्यादा है और ना ही चंद्रमा बहुत ज़्यादा, मतलब ठीक ठीक बैलेंस टाइप में है। और ग्रीष्म और वर्षा में तो प्राणी का बल हीन माना जाता है, कि बहुत कम प्राणी में बल होता है। ठीक है, क्योंकि शिशिर ऋतु में आदान काल स्टार्ट हुआ है जस्ट, मतलब हेमंत में विसर्ग काल खत्म हुआ है, मतलब विसर्ग काल में क्या है, ग्रेजुअली प्राणी का बल बढ़ रहा था ना, तो हेमंत में प्राणी का बल मैक्सिमम है, और फिर शिशिर से अभी जस्ट घटना शुरू किया है, मतलब इसमें भी उत्तम ही है प्राणी का बल। और वसंत में जाते जाते थोड़ा सा प्राणी का बल और घट गया, मतलब मध्यम हो गया। और ग्रीष्म में जाते जाते तो आदान काल का पीक स्टेज है, मतलब प्राणी का बल एकदम हीन हो गया, खत्म सा हो गया। और वर्षा में भी जस्ट आदान काल के बाद यहाँ से विसर्ग काल स्टार्ट हो गया है, विसर्ग काल यहाँ से वर्षा से स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी हीन था ना ग्रीष्म में, तो वर्षा में भी हीन ही रहेगा। और ग्रेजुअली शरद में जाके फिर से मध्यम हो गया प्राणी का बल, और फाइनली हेमंत ऋतु में जाके प्राणी ने अपना उत्तम बल अटेन कर लिया फिर से। तो ये रही वेरिएशन इन बॉडी स्ट्रेंथ की बात। तो हाईएस्ट स्ट्रेंथ कब रहता है प्राणी में? हेमंत और शिशिर में। लोएस्ट स्ट्रेंथ कब रहता है? ग्रीष्म और वर्षा में। और मीडियम स्ट्रेंथ कब रहता है? वसंत और शरद में। ठीक है, तो ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी, ये तो याद कर लीजिए। लेकिन क्या आप इसी से अपना युक्ति लगा के ये समझ सकते हैं कि सूरज का बल कब हीन, मध्यम और उत्तम हो रहा है? तो जिसमें प्राणी का बल हीन है मतलब सूरज का बल तीव्र है, जिसमें प्राणी का बल उत्तम है मतलब सूरज का बल हीन है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब हमने उत्तरायण देख लिया, दक्षिणायन देख लिया, उनमें होने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, डोमिनेट करने वाले रस देख लिए, प्राणी का बल देख लिया कि वेरिएशन कैसे होता है अलग अलग ऋतुओं में। अब हम फाइनली यहाँ से ऋतुचर्या स्टार्ट करेंगे। पहला ऋतु हेमंत ऋतु के बारे में देखेंगे कि इसमें डूज एंड डोंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो ये कब से स्टार्ट होता है? मिड नवंबर से स्टार्ट होता है और मिड जैन तक, मिड नवंबर से लेकर मिड जनवरी तक हेमंत ऋतु चलता है ना, अर्ली विंटर। अब इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए आप ये ऑलरेडी जानते ही हैं
कि शरीर का मेन काम है कोर का टेम्परेचर मेंटेन करना ठंडी के दिनों में। भले ही लिम्स अपेंडेजेस जितने भी हैं उनके टेम्परेचर घट जाए, लेकिन जो कोर है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनका टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। तो वही चीज़ आयुर्वेद में भी कही गई है कि जब ठंड बढ़ती है तो जो भी अग्नि है ना, वो शरीर से निकल नहीं पाती है और जाके कोर में एकाग्र हो जाती है, जिसके कारण जठराग्नि बढ़ जाती है। अब जठराग्नि जो बढ़ी हुई है, जो क्योंकि एक तो ठंड निकल नहीं रही है शरीर से, है ना, गर्मी निकल नहीं रही है शरीर से, ऊपर से हम गर्म कपड़े और ज़्यादा पहन लेते हैं, तो जठराग्नि हमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और शरीर में होता है वात, वात मतलब वायु, है ना। आप पढ़ेंगे कि वायु ही सारे कर्म कराती है शरीर में। शरीर में कोई भी चीज़ अगर हो रही है, कोई भी प्रोसेस ऑन गोइंग है, वो वात के ही कारण है। वात नहीं है तो कोई क्रिया नहीं हो सकती है। तो वायु शरीर में पूरे टाइम गतिशील है, मूव कर रही है, और जठराग्नि बढ़ी हुई है। और ठंडी में आप एक और चीज़ देखेंगे कि आग, मान लीजिए कोयला वगैरह जल रहा होता है, उसमें अगर आप लकड़ी वगैरह जल रही है, सुलग रही है, उसमें अगर आप वायु देते हैं, हल्का सा हवा देते हैं, तो और ज़्यादा प्रज्वलित हो जाती है ना, उसमें और ज़्यादा फ्लेम्स निकलने लगते हैं। तो वही होता है कि एक तो जठराग्नि बढ़ी हुई है और वायु, उसको वायु से प्रेरित होकर वो जठराग्नि और ज़्यादा तीव्र हो जाती है। अब जठराग्नि का काम क्या है कि बहुत ज़्यादा डाइजेशन बढ़ जाएगा आपका, है ना, बहुत ज़्यादा एपेटाइट बढ़ जाएगी। तो इसलिए हेमंत ऋतु में खूब सारा खाना खाना चाहिए, खूब सारी ऑयली तेल घी वगैरह की चीज़ें खूब खाई जाती हैं। देखिए आप जैसे देखेंगे कि इस सीज़न में जो छठ आता है, दिवाली आता है, इसमें बहुत ज़्यादा पुआ पकवान वगैरह ही बनता है ना। तो हमारे ट्रेडिशनल भी ऐसे ही, ट्रेडिशन में भी ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें लोग समझते थे कि इस टाइम पे तेल घी वगैरह वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खानी चाहिए। तो हेमंत ऋतु में जठराग्नि बढ़ा है, जिसके कारण डाइजेशन बढ़ा है, जिसके कारण आपको कांस्टेंट मतलब क्या, टाइम टू टाइम अच्छे क्वांटिटी में खाना खाना चाहिए। तेल घी वाली चीज़ें, स्निग्ध चीज़ें आपको खानी चाहिए, क्योंकि अगर वो आप नहीं खाएंगे और जठराग्नि बढ़ा है तो शरीर के जो बॉडीली टिश्यूज है, रस आदि जो धातुएं हैं, वो धातुओं को वो और ज़्यादा छीन कर देगा। जठराग्नि को और खाना नहीं मिला तो शरीर की धातुओं का क्षय कर देगा, उनको पचाना शुरू कर देगा। तो इसलिए हेमंत ऋतु में ये कॉन्सेप्ट आप समझिए कि जठराग्नि बढ़ी रहती है। क्यों बढ़ी रहती है मैंने आपको बता दिया। अब इसी के इर्द गिर्द पूरा हेमंत ऋतुचर्या हम समझ लेंगे। फिजियोलॉजी क्या है कि बॉडी स्ट्रेंथ हाई है, क्योंकि विसर्ग काल का अंतिम ऋतु है, तो ग्रेजुअली प्राणी बल बढ़ रहा था, तो ऑब्वियसली फाइनल ये ऋतु है, तो इसमें तो मैक्सिमम है प्राणी बल, है ना। बॉडी स्ट्रेंथ इज हाईएस्ट लिख देते हैं, हाईएस्ट, है ना। डाइजेस्टिव फायर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मैंने बता दिया क्यों, जठराग्नि बढ़ी हुई है। कोल्ड एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स हीट लॉस, कोल्ड एटमॉस्फेयर है तो बाहरी सतह की जो टेम्परेचर है वो कोर में जाके एकाग्र हो गई है, सो दैट जो वाइटल ऑर्गन्स है उनका टेम्परेचर मेंटेन रहे। एक्सेस डाइजेशन में कंज्यूम बॉडी टिश्यूज, तो एक्सेस डाइजेशन भी बढ़ गया है, क्योंकि अग्नि बढ़ गई है, डाइजेस्टिव फायर बढ़ गया है। तो डाइजेस्टिव फायर बढ़ गया है, अगर खाना अच्छे से नहीं सप्लाई किया गया शरीर को, तो क्या होगा, ये बॉडी टिश्यूज को ही अग्नि बढ़ने के कारण डाइजेशन बॉडी टिश्यूज का ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब डाइट प्रिंसिपल, तो ये तो है कुछ फिजियोलॉजी की बातें, क्या क्या होता है हेमंत ऋतु में। डाइट की बात करें तो प्रिडोमिनेंटली मधुर, अम्ल और लवण, इन तीन का सेवन करना चाहिए। मैंने क्या बताया था, ये तीन स्निग्ध होते हैं, ये तीन जो रस हैं, ये तीन रस स्निग्ध होते हैं। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्निग्ध चीज़ों का सेवन करना चाहिए इस ऋतु में, क्योंकि जठराग्नि बढ़ी हुई है, और स्निग्ध चीज़ें खाएंगे तो उसको पचाने में थोड़ा टाइम लगता है ना। लघु आहार तो खाएंगे तो उसको तो फटाफट वो पचा के खत्म कर देगा, लेकिन ये खाने की वजह से थोड़ी गुरुता आती है भोजन में, है ना, इन रस के कारण। ये चीज़ आप बाद में देखेंगे। खैर अभी तो आप इतना समझिए कि ये जो तीन रस है ये स्निग्ध होती हैं, और इस मौसम में स्निग्ध चीज़ ही खानी चाहिए। जब तेल घी आप याद रखिए हेमंत ऋतु में, तो रस कोई भी पूछेगा तो आप समझ जाएंगे कि तेल घी स्निग्ध होती है, तो रस भी स्निग्ध ही खाना चाहिए। स्निग्ध रस कौन कौन से होते हैं, मधुर, अम्ल और लवण। ग्रेजुअली ये सबसे ज़्यादा स्निग्ध होता है, ठीक है। तो स्निग्ध रस खूब खाना चाहिए हेमंत ऋतु में। अब डायबिटिक को थोड़ी दे देंगे स्निग्ध रस, ये मधुर रस, लेकिन हाँ एक नॉर्मल आदमी के लिए ये बात की जा रही है। अब रेजिमेंट टू बी फॉलोड में क्या, हंगर अपीयर्स अर्ली मॉर्निंग ड्यू टू लॉन्ग नाइट्स। अब हेमंत ऋतु में ठंडी के सीजन में रातें भी बहुत लंबी होती हैं, दिन छोटा होता है, तो रात में आपने पता नहीं कब खाना खाया था, रात खत्म हुई, फिर लंबा रात था, तो भूख भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो भूख भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ऊपर से जठराग्नि बढ़ी हुई है, तो हंगर अर्ली मॉर्निंग में ही आ जाता है। आफ्टर मॉर्निंग ड्यूटीज फॉलो डेली प्रैक्टिसेस, तो मॉर्निंग में ड्यूटी मतलब क्या, कृत शौच विधिस्तता वगैरह हमने पढ़ा था, उसमें दंत धावन वगैरह किसमें पढ़ा था, दिनचर्या अध्याय में। तो ये चीज़ें करने के बाद हमको अभ्यंग करना है, ऑयल मसाज करना है विद वात पैसिफाइंग ऑयल्स। वात पैसिफाइंग ऑयल्स क्यों, क्योंकि शरीर में
अब वायु ही प्रेरित करके जठराग्नि को और ज़्यादा बढ़ा रहा था, है ना। तो वात बढ़ा रहता है, तो उसी वात को पैसिफाई करने के लिए हम अभ्यंग करते हैं। ऑयल मसाज करेंगे तो वात रुक्ष होता है और ऑयल स्निग्ध होता है, तो स्निग्ध खाना खा के हम फिर से वहाँ पे भी वात को पैसिफाई कर रहे थे। अभ्यंग करके भी हम वात को पैसिफाई कर रहे हैं। तो मेन गोल है कि वात को पैसिफाई करके रखना। वात बढ़ेगा तो वात जन्य व्याधियाँ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं ठंड में, तो इसीलिए वात पैसिफाई करने के लिए अभ्यंग किया हमने। मूर्धा तैल मतलब, मूर्धा मतलब स्कैल्प होता है, सर होता है ना, तो ऑयल एप्लीकेशन ऑन स्कैल्प, तो मूर्धा तैल। विमर्दन माइल्ड मसाज, मर्दन मतलब मसाज होता है, मालिश करना, है ना। नियुद्ध, नियुद्ध मतलब होता है रेसलिंग, युद्ध, बाहु युद्ध भी कहा गया है। तो रेसलिंग करना है, रेसलिंग मतलब कुश्ती वुस्ती, ऐसी एक्सरसाइजेज अभी के टाइम पे, उस टाइम पे रेसलिंग लोग करते थे हाफ स्ट्रेंथ से, ये नहीं कि पूरा मतलब जान झोंक दिया ना, हाफ स्ट्रेंथ से नियुद्ध करना है। फिर पादघात, फुट मसाज करना है। अब फुट मसाज आपको पादघात का इंग्लिश बुक्स में देखने को मिलेगा, फुट मसाज। वही हिंदी बुक जैसे ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की अगर आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको पादघात मतलब लंगड़ी लगाना, है ना, लंगड़ी लगाना लिखा गया है। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ रेसलिंग हो गया, जिसमें पैरों से पैर फंसा के सामने वाले को पटक देना, है ना। तो ठंडी में ये सारी चीज़ें करनी। एक्सरसाइज भी हमने पढ़ा था दिनचर्या में कि व्यायाम भी अच्छे से आप कर सकते हैं ठंडी की, मतलब हेमंत ऋतु में, शिशिर ऋतु में व्यायाम अच्छे से करना चाहिए। रेसलिंग लिखा गया है, तो ये भी फॉर्म ऑफ रेसलिंग ही हो गया, तो ये भी करने को इंडिकेट किया गया है इसमें। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई ये फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट, तो ये चीज़ बताया गया है हेमंत ऋतु में करने के लिए। तो आप एक बार अपने टीचर से कंफर्म कर लीजिएगा, अगर आपके कॉलेज में हिंदी बुक्स यूज़ की जाती है तो आपको ये देखने को मिलेगा, इंग्लिश यूज़ की जाती है तो ये देखने को मिलेगा। तो दोनों मैंने आपको बता दिया। मैं अगर मुझे लिखना होगा तो मैं ये लिखूंगा, ना कि ये, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा रेलिवेंट लग रहा है। एज अभ्यंग जब हो गया, मूर्धा तैल वगैरह हो गया, तो पादघात रेसलिंग के बाद क्यों, है ना, यहीं पर लिख दिया जाता। अगर फुट मसाज होता तो ये करने के बाद ही रेसलिंग की जाती ना, तो रेसलिंग करने के बाद अलग से पैर में तेल का, इसका मुझे समझ नहीं आया, सो मैं तो यही लिखता एनीवेज। उसके बाद क्या करना है, देखिए तेल वेल हो गया, शरीर में लग गया है अभ्यंग वगैरह के कारण। अब नहाते टाइम बताया गया है कि साबुन वगैरह काफ़ी एल्कलाइन होते हैं, क्षार होते हैं। आयुर्वेद में एल्कलाइन को क्षार वर्ड यूज़ किया जाता है ना, कैसे, एज ए क्षार। तो ये एल्कलाइन, तो वो एल्कलाइन होने के कारण साबुन वगैरह आप यूज़ करेंगे तो शरीर में काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है ना। तो इसलिए बताया गया है कि नहाते टाइम शरीर में कषाय द्रव्यों से, ऐसे ड्रग्स जिनके रस कषाय होते हैं, ऐसे द्रव्यों का शरीर पे मालिश करना चाहिए, ऑयल को, एक्सेस ऑयल को निकालने के लिए। आपने अभ्यंग वगैरह किया है, स्काल्प पे मूर्धा तेल वगैरह लगाया है, तो उसको थोड़ा एक्सेस तेल को हटाने के लिए कषाय द्रव्यों का यूज़ कीजिए रादर देन साबुन। और उसके बाद क्या करना है, तो ये सारे ड्रग्स लगा के वो एक्सेस ऑयल निकालना है, फिर स्नान करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको शरीर पे अप्लाई करना है पेस्ट ऑफ कुमकुम, अप्लाई पेस्ट ऑफ कुमकुम एंड कस्तूरी, है ना। कुमकुम और कस्तूरी उष्ण होते हैं, गर्म होते हैं, तो इनका पेस्ट बना के आप शरीर पे लगाइए या तिलक लगाइए, है ना। तो इसका अप्लाई करना है आपको शरीर पे। और अगुरु, अगुरु को जलाकर उसमें से जो धुआं निकलेगा उससे धूमपान करना है ना, तो धूपन भी कह लीजिए इसको, तो धूपन विद अगुरु, तो अगुरु जला के उससे जो धुआं निकला उसको इनहेल करना है। तो ये चीज़ें हो गई। अब फूड की बात करें तो देखिए आपने क्या क्या किया, हेमंत ऋतु में शरीर का बल बढ़ा था, जठराग्नि बढ़ी थी, ज़्यादा जठराग्नि बढ़ने के कारण बॉडी टिश्यू को भी कंज्यूम कर सकती है, इसलिए स्निग्ध आहार का सेवन करना चाहिए। प्रीडोमिनेंटली कौन कौन से रस स्निग्ध होते हैं, मधुर, अम्लवण, तो इनका सेवन ज़्यादा करना चाहिए। रेजिमेन में क्या क्या करना चाहिए, तो अभ्यंग, मूर्धा तैल, विमर्दन, नियुद्ध और पादघात करने के बाद कषाय द्रव्यों से शरीर के एक्सेस ऑयल को रिमूव करेंगे, फिर स्नान करेंगे, कुमकुम कस्तूरी का लेप लगाएंगे और अगुरु से धूमपान करेंगे, ठीक है। अब खाने का रिकमेंडेशन क्या क्या बताया गया है यहाँ पे, तो मीट सूप विद फैट्स, है ना। और तो मीट सूप विद फैट्स किसके लिए, जो मांसाहारी हैं, लेकिन जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए बताया गया उड़द, उड़द जो होता है ना, उड़द का दाल, तो उसके वड़े होता है ना, क्या दही वड़ा में उड़द का वड़ा बनता है ना, तो वैसे उड़द का वड़ा या फिर उड़द का पकौड़े से आप रिप्लेस कर सकते हैं मीट सूप, कैसा बताया गया है। तो मीट सूप विद फैट्स, और शाकाहारियों के लिए उड़द का वड़ा, ऐसा लिख देता हूँ मैं ना, समझ जाइएगा। अब मीट ऑफ वेल नरिश्ड एनिमल्स, है ना, जैगरी वाइन, गौड़, गौड़ मतलब जैगरी से बनाया हुआ वाइन, है ना, गुड़ से बनाया हुआ वाइन, क्लियर वाइन, वेट प्रिपरेशंस, ब्लैक ग्राम, चना, है ना, शुगर केन प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्रेशली हार्वेस्टेड राइस, मसल फैट, वसा,
और टैल, मसल फैट वसा, उसके बाद टैल। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी स्निग्ध होती हैं, तो स्निग्ध है, मधुर है ना ये सारी चीज़ें, और गुरु है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए इनका सेवन करने को इंडिकेट किया गया है हेमंत ऋतु में। वार्म वाटर फॉर बाथिंग है ना, नहाने के लिए गर्म पानी का यूज़ करना चाहिए। लाइफस्टाइल में क्या करना चाहिए, तो यूज़ वार्म लाइट ब्लैंकेट्स, कॉटन, सिल्क, वूल या लेदर के ब्लैंकेट्स का यूज़ करना चाहिए। सन एक्सपोजर एंड माइल्ड स्वेटिंग, माइल्ड स्वेटिंग स्वेदन कह लीजिए, सन एक्सपोजर आतप सेवन, सन एक्सपोजर को क्या कहते हैं, आतप है ना, आतप का सेवन, तो सन एक्सपोजर हो गया। वेयर फुटवेयर ऑलवेज है ना, फुटवेयर का यूज़ करना चाहिए। वार्म एम्ब्रेस हेल्प्स प्रिवेंट कोल्ड। आइडियल रेसिडेंस, आइडियल रेसिडेंस मतलब वही गर्म, जहाँ पे ऐसे ठंडी हवाएं आपके घर में ना आ रही हो, है ना। आपने हीटर वीटर जला रखा है, हिंदी किताब में पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अंगारों से तप्त भूगृह में आपको रहना चाहिए, मतलब घर है जिसका जो सबसे बेसमेंट फ्लोर है उसमें आपको रहना चाहिए, जिसको अंगारों से आपने हीट कर रखा है ऑलरेडी, और उसमें ऐसा ना हो कि कहीं से खिड़की विड़की से ठंडी हवाएं आ रही। तो इन चीज़ों को आप ऐसे एक्सप्लेन करके एग्जाम में लिख सकते हैं। अंडरग्राउंड रूम्स वार्म विद चारकोल, हाँ देखिए यहाँ पे ये चीज़ लिखी दी गई है। प्रिवेंट्स कोल्ड एंड ड्राइनेस से उत्पन्न होने वाली डिजीजेज है ना, प्रिवेंट्स कोल्ड एंड ड्राइनेस डिजीजेस, ऐसी डिजीज जो कोल्ड और ड्राइनेस की वजह से होती हैं उनसे प्रिवेंट रहना है आपको, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। रोल ऑफ वुमेन इन रिलीविंग कोल्ड, यहाँ पे क्या लिखा गया है, हेमंत और शिशिर ऋतु के कॉन्टेक्स्ट में इन दोनों में इस चीज़ को करना है। women who have well developed thighs, breasts and buttocks, who are pleasing and enchanting in appearance, who are cheerful and youthful, who use, वही women who use fragrant fumes, scents and perfumes. Due to these qualities, their bodies remain warm. Such women are liked and pleasing. Their embrace helps to drive away cold from the body. तो यहाँ पे women के बारे में ऐसा लिखा गया है कि who have well developed thighs, breast and buttocks, और जो फ्रेग्रेंट फ्यूम्स, परफ्यूम्स वगैरह का यूज़ कर रही हैं, जो प्लीजिंग हैं, उनका एम्ब्रेस, मतलब उनको देयर एम्ब्रेस हेल्प्स टू ड्राइव अवे कोल्ड फ्रॉम द बॉडी। तो यहाँ पे इस चीज़ को करने का इंडिकेट किया गया है उस टाइम पे, है ना, उस टाइम पे ऐसी चीज़ें की जाती होंगी। तो ये काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिफाइड टाइप साउंड होता है, और बट एनीवेज हु एम आई टू जज, है ना। सो ये ऐसे यहाँ पे लिखा गया है, तो आप ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं हेमंत ऋतुचर्या में, ठीक है। अब शिशिर ऋतुचर्या की बात करिए तो देखिए ये किताब मस्त है। शिशिर ऋतुचर्या मिड जैन से मिड मार्च तक आता है। सेम रेजिमेन एज हेमंत, हेमंत में जो चीज़ें करनी है वही चीज़ यहाँ पे करनी है, थोड़ी बढ़ा देनी है। क्यों? क्योंकि शिशिर ऋतु में ठंड थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और फॉलो विद मोर इंटेंसिटी, तो वही चीज़, कोल्ड एंड ड्राइनेस आर मोर सिवियर, तो इस कारण से हेमंत ऋतु वाला ही ऋतुचर्या आपको फॉलो करना है, बस इंटेंसिटी थोड़ी और ज़्यादा बढ़ा के करनी है, ठीक है। अब बात करें, हाँ देखिए, तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, हेमंत ऋतु में क्या होता है, हेमंत ऋतु में डीवी विंटर कहते हैं या फिर अर्ली विंटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ड्यू बहुत ज़्यादा पड़ता है, बहुत ज़्यादा, हम यूपी बिहार में क्या शीतलहरी कहते हैं ना, ओस बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिसके कारण मॉइस्चर रहता है उस वेदर में। और विसर्ग काल का एंड है, हम जान रहे थे सौम्यता बढ़ रही थी, धीरे धीरे पृथ्वी की स्निग्धता बढ़ रही थी, तो इसलिए मॉइस्चर भी बढ़ रहा था, है ना, तो डीवी हो रहा था, बहुत ज़्यादा ड्यू पड़ रहा था। लेकिन शिशिर ऋतु से क्या होता है, आदान काल स्टार्ट हो गया। आदान काल मतलब अब सूरज एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया मॉइस्चर, तो एक्सट्रैक्ट करने के कारण जितना भी मॉइस्चर था, जितना भी ड्यू था, जितना भी ओस था, वो सभी एक्सट्रैक्ट कर लिया सूरज ने। तब धीरे धीरे शिशिर ऋतु में, मतलब लेट विंटर में, मॉइस्चर कम होते जाएगा, ओस पड़ना घटता जाएगा, ठीक है, और ठंडी हवाएं बढ़ेंगी। तो ओस घटिया तो ठंडी हवाएं बढ़ेंगी, तो ठंडी हवाओं के कारण शिशिर ऋतु में ठंडी बढ़ती है, ठीक है, और ओस के कारण हेमंत ऋतु में ठंड पड़ती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस आप दोनों में देख सकते हैं, क्योंकि हेमंत ऋतु विसर्ग काल का अंत था, तो मैक्सिमम था मॉइस्चर, और शिशिर ऋतु आदान काल का स्टार्टिंग है, तो मॉइस्चर घटना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हुआ शिशिर ऋतु का। अब वसंत ऋतुचर्या देखते हैं। मिड मार्च से मिड मई तक वसंत ऋतु होता है, ठीक है। अब वसंत ऋतुचर्या स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, जो आगे चल के आपको क्रिया शरीर में भी यूज़ आएगा, इसमें भी आगे समझने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी उस कॉन्सेप्ट की, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसके जानने बिना आप एक अच्छे डॉक्टर बन ही नहीं सकते हैं। आपको अगर पता ही नहीं कि किस ऋतु में कौन सा दोष बढ़ रहा है नेचुरली, कौन सा अभी घटने की अवस्था में है, तो आप एक अच्छे डॉक्टर बन ही नहीं सकते हैं। तो बस ये चीज़ दिमाग में रखिए, एकदम ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। नॉर्मली तो हम कह देते हैं, जैसे हमारे शरीर में जो त्रिदोष प्रेजेंट होते हैं वो एक ही अवस्था में नहीं रहते हैं, अलग अलग ऋतुओं के अकॉर्डिंग वो उनमें वेरिएशन आते रहता है।
अब उस वेरिएशन को लेमन के टर्म में तो हम ये कह सकते हैं कि कोई दोष बढ़ रहा है, कोई घट रहा है, लेकिन आयुर्वेद में जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं वो है चय, प्रकोप और प्रशमा। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। क्रियाकाल का एक श्लोक है, चय प्रकोप प्रशमा वायु ग्रीष्मा दिशु त्रिषु वर्षा दिशु तो पित्तस्य श्लेष्मना शिशिरादिषु। इसका मतलब मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले तो आप ये 3 वर्ड समझिए। 3 वर्ड्स कौन कौन से हैं? चय, प्रकोप और प्रशमा। अब इनका मतलब क्या होता है? देखिए, आपको मैं कफ दोष से बताता हूँ, ठीक है। हमने फर्स्ट चैप्टर में एक और चीज़ पढ़ी थी कि सभी दोष वैसे तो पूरे शरीर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनका कर्म देखते हुए कि इस रीजन में इस पर्टिकुलर दोष का ज़्यादा हमको एक्शन देखने को मिल रहा है, मतलब ज़्यादा वो दोष वहाँ पे मुख्यतः प्रेजेंट है ना, चीफली वो दोष वहाँ पे प्रेजेंट है, तो उस जगह को हम उस पर्टिकुलर दोष का साइट बता देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये घड़ा कफ का साइट है, ये पॉट है, ये कफ दोष का साइट है, और कफ दोष यहाँ पे घी के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो कफ का साइट क्या है? घड़ा है। क्या ये कटोरा कफ का साइट है? नहीं। क्या ये स्पून कफ का साइट है? नहीं। क्या ये ग्लास कफ का साइट है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कफ का साइट क्या है? घड़ा। इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ। तो कफ दोष अपने साइट मतलब अपने घड़े में नॉर्मली प्रेजेंट है, घी के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। घी जैसे कफ अपनी जगह पे प्रेजेंट है। अब क्या होगा कि कफ का चय हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कफ का चय हो रहा है। इसका मतलब है कि कफ दोष अपने ही स्थान पे बढ़ रहा है। अपने स्थान पे कोई चीज कैसे बढ़ता है? सामान्यम वृद्धि कारणम, ये चीज आपने सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है कि सामान्य से वृद्धि होती है। जैसे सामान्य मतलब क्या है? सिमिलर चीज से। जैसे ठंडी कोई चीज है, उसमें और ठंडी चीज डाल देंगे तो ओवरऑल ठंडक बढ़ गई। सामान्य चीज डाली आपने तो ठंडक बढ़ गई। अगर ठंडी चीज है, उसमें विपरीत चीज डाली, गर्म चीज आपने डाल दी, तो ठंडक घट जाएगी ना। तो अपोजिट क्वालिटी की चीज ऐड करने से चीजें घटती हैं, और सिमिलर क्वालिटी की चीजें डालने से, सिमिलर प्रॉपर्टी की चीजें डालने से चीजें बढ़ती हैं, ठीक है। तो सामान्य से वृद्धि होता है। तब देखिए कफ है, कफ का गुण क्या है? स्निग्ध शीतो गुरुर मंदा श्लक्षणा सांद्र मृदु स्थिरा, है ना। तो ये हमने पढ़ा था कफ की प्रॉपर्टी फर्स्ट चैप्टर में। तो इससे हमको पता चलता है स्निग्ध शीतो मतलब शीत होता है कफ। कफ दोष का गुण है शीत। कफ दोष ठंडा होता है, और शिशिर ऋतु में भी ठंडक होती है, अभी हमने पढ़ा। तो शिशिर ऋतु के ठंडक से कफ दोष भी ठंडा है, तो सामान्य से क्या होगा? कफ की वृद्धि होगी। तो शिशिर ऋतु में कफ की वृद्धि होती है, लेकिन कफ की वृद्धि अपने ही स्थान पर होती है। तो कफ घी के फॉर्म में अपने घड़े वाले साइड पे प्रेजेंट था, इसका अपने ही स्थान पे घी के फॉर्म में ही, घी में क्यों बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ, वृद्धि हो गई, मतलब कफ का चय हो गया। अब कफ का प्रकोप होने का मतलब क्या है? कि कफ अब लिक्विफाई हो जाएगा। अभी तो घी के रूप में प्रेजेंट था, लेकिन कफ अब लिक्विफाई हो गया। क्यों? अब देखिए, कफ का चय कब हुआ? अपने स्थान पे वृद्धि कब हुई? शिशिर ऋतु में। क्यों? क्योंकि शिशिर ऋतु में ठंडक थी, कफ दोष ठंडा होता है, तो सामान्य से सामान्य की वृद्धि हो गई, मतलब कफ की वृद्धि हो गई। लेकिन शिशिर ऋतु के बाद, विंटर के बाद क्या आता है? स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में क्या होता है कि अब धीरे धीरे आदान काल आगे बढ़ रहा है। आदान काल स्टार्ट हुआ था शिशिर ऋतु से। आदान काल मतलब सूर्य की तीव्रता बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। वसंत ऋतु में सूर्य की किरणें और तीव्र हो गई, है ना। वसंत ऋतु में गर्मी थोड़ी सी बढ़ गई, जिस कारण से ये जो घी है जो घड़े में अपनी जगह पे बढ़ा था, वो अब लिक्विफाई हो जाएगा। क्योंकि वसंत ऋतु में क्या हुआ? सूरज बढ़ गया, सूरज बढ़ने के कारण गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ने के कारण क्या हुआ? अब घी अपनी जगह पे लिक्विफाई हो गया। इसको क्या बोलते हैं? प्रकोप ऑफ कफ बोलते हैं। तो कफ का चय मतलब, कफ का संचय मतलब अपने ही स्थान पे वृद्धि। और वसंत ऋतु में क्या हुआ? कफ का प्रकोप हो गया, मतलब अपने ही स्थान पे वृद्धि ही है, लेकिन अब वो लिक्विफाई हो रहा है। अब लिक्विफाई होने के कारण अगर बीमारी होना होगा तो क्या होगा? ये बह के अब दूसरी जगह पे चला जाएगा। कटोरा इसका स्थान नहीं है, वहां चला गया। चम्मच इसका स्थान नहीं है, चला गया। ग्लास इसका स्थान नहीं है, चला गया। अब दूसरे स्थान पे कफ चला गया ना, तो वहां पे अब वो क्या करेगा? बीमारियां कॉज करेगा, अलग अलग प्रकार की व्याधियां कॉज करेगा। तो खैर, अभी हम नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, अभी हम बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मली सीजनल वेरिएशंस दोष में क्या क्या आते हैं। तो बीमारी नहीं हुई, हटाइए, बीमारी हम नहीं हो खाते हैं। तो कफ अब प्रकोपित हो चुका है। वसंत ऋतु में सूर्य की किरणें पड़ने की वजह से जो सॉलिड स्टेट में कफ था वो लिक्विफाई हो चुका है।
विलयन रूपा वृद्धि प्रकोप कहते हैं ना, विलयन मतलब लिक्विफाई होना, तो लिक्विफाई होकर जो वृद्धि होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रकोप बोलते हैं। तो कफ का क्षय हुआ, शिशिर ऋतु में ठंडा के कारण सामान्य की वृद्धि हुई, और वसंत ऋतु में थोड़ी गर्मी पड़ने के कारण अब ये लिक्विफाई हो गया, लिक्विफाई होकर अब और थोड़ा बढ़ रहा है, और अगले ऋतु में प्रशमन हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में अब ये फिर से घट जाएगा, घट के बैक टू नॉर्मल आने लगेगा। अभी नॉर्मल क्यों आया, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु मतलब क्या, समर। समर में क्या होता है, जो भी जलीय पदार्थ है हमारे शरीर में, जो भी मॉइस्ट चीज़ें हैं, ग्रीष्म में बहुत ज़्यादा रुक्षता बढ़ जाएगी। तो कफ जो लिक्विफाइड स्टेट में बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में प्रेजेंट था, अब वो शोषण होने लगा, अब वो खींचने लगा है ना, रुक्षता बढ़ने लगी। तो कफ तो स्निग्ध होता है ना, तो रुक्षता बढ़ने के कारण, रुक्षता अपोजिट होता है स्निग्धता का, है ना, स्निग्ध प्रॉपर्टी का अपोजिट रुक्ष होता है। गर्मी में बहुत ज़्यादा रुक्षता बढ़ गई, बहुत सूर्य तीव्र हो गया, तो अब वो धीरे धीरे घटने लगा। जैसे बर्फ है, बर्फ अपनी जगह पे बढ़ रहा है शिशिर ऋतु में, और उसके बाद वसंत में थोड़ा सा जब गर्मी आएगा तो क्या होगा, अब वो बर्फ गल के पानी हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, अब वो पानी खत्म, इवेपोरेट हो गया, पानी कम होने लगेगा, तो प्रशमन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अब आपने क्षय प्रकोप प्रशमन समझ लिया कफ के केस में कि इसका मतलब क्या होता है। क्षय मतलब अपनी ही जगह पर वृद्धि, प्रकोप मतलब उसका पिघल जाना, थोड़ा सा सूर्य की तीव्रता बढ़ने का, ना प्रशमन मतलब बहुत ज़्यादा तीव्रता बढ़ गई तो अब वो घट गया अपनी जगह पे। तो इससे मैंने क्षय प्रकोप और प्रशमन इन तीनों के बस मीनिंग समझा है। अब मीनिंग समझते समझते ही आप कफ का तो समझ गए कि कब क्षय प्रकोप प्रशमन हो रहा है, मतलब कफ का क्षय तो समझ गए ना, शिशिर में हुआ, फिर अगले ऋतु वसंत में प्रकोप हुआ, और अगले ऋतु ग्रीष्मा में उसका प्रशमन हो गया। तो यहाँ एक चीज आप नोटिस करिए कि कंसेक्यूटिव जो ऋतुएं हैं उसी में क्षय प्रकोप प्रशमन हो रहा है। ये नहीं कि क्षय शिशिर में हुआ किसी पर्टिकुलर दोष का तो उसका प्रकोप हो रहा है कहीं वर्षा में, और फिर हेमंत वगैरह में उसका प्रशमन हो रहा है, ऐसा नहीं होता। कंसेक्यूटिव है ना, अगले ही ऋतु में प्रकोप होगा, अगले ही ऋतु में प्रशमन होगा। तो वैसे पित्त और वात का कब होता है, देखिए ये एक टेबुलर फॉर्म से हम समझेंगे। टेबल से हम ऐसे समझते हैं कि जैसे यहाँ पे मैं एक टेबल बना दूं, यहाँ पे मैंने एक टेबल बना दिया, ठीक है, फटाफट बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अलग अलग ऋतु लिख देता हूँ, शिशिर और वसंत, ग्रीष्मा, वर्षा, शरद, हेमंत। ठीक है, ये 6 ऋतुएं हो गई, ये 6 अलग अलग ऋतु हो गई। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलग अलग दोषों के नाम, कौन कौन से दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो कफ का तो हमने देख लिया, कफ का कब संचय हो रहा था, शिशिर में संचय, या फिर चय लिख देते हैं ना, संचय क्या लिखना, चय लिख देते हैं। चय हो गया किसका, कफ का, शिशिर में, और वसंत में प्रकोप हो गया, और ग्रीष्म में प्रशमन हो गया। ठीक है, प्रशमन हो गया। अब वैसे ही वात और पित्त के लिए यहाँ पे जो हमने श्लोक मैंने आपको बताया था, वो श्लोक फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ। श्लोक कौन सा था, चय प्रकोप, स्पेलिंग पे जज मत करिएगा, स्पेलिंग थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, कोई इशू नहीं है। चय प्रकोप प्रशमा वायु ग्रीष्मा दिशु, वायु ग्रीष्मा दिशु त्रिशु, और इसको थोड़ा सा वरना मेरे फेस पे आने लगेगा। वायु ग्रीष्मा दिशु त्रिशु, वर्षा दिशु, वर्षा दिशु तु पित्तस्य श्लेष्मण शिशिरादिशु। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या होता है कि श्लेष्मण किसको, श्लेष्मा किसको कहते हैं, कफ का पर्यायवाची शब्द होता है, कफ को श्लेष्मा भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए श्लेष्मा वाले से हम समझते हैं, श्लेष्मा का चय प्रकोप प्रशमा शिशिर आदि ऋतुओं में क्रमशः होता है। श्लेष्मा का चय प्रकोप प्रशमा शिशिर आदि क्रमशः ऋतुओं में होता है। मतलब श्लेष्मा का चय शिशिर में होता है, श्लेष्मा का प्रकोप उसके अगले ऋतु में होता है, और श्लेष्मा का प्रशमन उसके अगले ऋतु में होता है। वैसे ही वात का क्या सीन है, वायु मतलब क्या होता है, वात, वायु मतलब वात। तो वायु का चय प्रकोप प्रशमा ग्रीष्मा आदि क्रमशः ऋतुओं में होता है। इसका मतलब वायु का चय ग्रीष्मा ऋतु में होता है, वायु का चय ग्रीष्मा ऋतु में होता है।
तो वायु का प्रकोप क्या होगा, उसके अगले वर्षा में। वायु का प्रश्मा क्या होगा, उसके अगले शरद में। ठीक है, प्रकोप और प्रशमा। ठीक है, अब देखिए वही पित्त का क्या होता है, दूसरा पेन, हाँ, पित्त का क्या होता है, पित्त का चय प्रकोप प्रशमा वर्षा आदि ऋतुओं में होता है। तो मतलब पित्त का वर्षा में क्या होता है, चय, तो अगले ऋतु शरद में क्या होगा, प्रकोप, और अगले ऋतु हेमंत में क्या होगा, प्रशमन, है ना। तो कायदे से आपको एक ही चीज याद रखनी कि चय किस में होता है, उसके अगले 2 ऋतुओं में तो प्रकोप और प्रशमन हम चेप ही देंगे। तो इस श्लोक में वही है कि चय प्रकोप प्रशमा वायु ग्रीष्मा दिशु त्रिशु, यहाँ पे वायु का ग्रीष्मा याद करा दिया, वर्षा दिशु तो पित्त से, पित्त का वर्षा याद करा दिया, और श्लेष्मना शिशिरा दिशु, श्लेष्मा मतलब कफ का शिशिर याद करा दिया कि इन सभी ऋतुओं में चय होता है, उनके अगले 2 कंसेक्यूटिव ऋतुएं हैं, उनमें हम प्रकोप और प्रशमन समझ लेंगे। ठीक है, तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रिवाइंड करके देखिए, बार बार सुनिए, बार बार पढ़िए, इसको रट लीजिए, श्लोक भी याद कर लीजिए। श्लोक तो आपको याद करना ही पड़ेगा, श्लोक याद कर लीजिए और ये चीज़ समझ जाइए कि किस ऋतु में कौन से दोष का चय हो रहा है, किस में किसका प्रकोप है, किस में किसका प्रशमन है, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो इन शॉर्ट में आपको बता दूं, देखिए कफ का शिशिर याद कर लीजिए, चय, कफ का शिशिर, पित्त का वर्षा और वात का ग्रीष्मा। ठीक है, कफ का शिशिर, पित्त का वर्षा, वात का ग्रीष्मा, ये याद कर लीजिए। इसमें मैंने इतना टाइम इसलिए लिया क्योंकि सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। खैर, अब हम फटाफट आगे बढ़ेंगे। अच्छा खासा टाइम लग गया वन शॉट के हिसाब से। इसको हटा दें, इसको रहने देते हैं ना, इसको मैं छोटा सा कर देता हूँ सो दैट आपको जब नोट्स चाहिए होगा तो बड़ा करके इसको मैं दे दूंगा। तब तक के लिए इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तब देखिए, अब वसंत ऋतु में हम आगे बढ़ेंगे। तो वसंत ऋतु में क्या होता है कि कफ एक्यूमुलेटेड इन विंटर लिक्विफाइज, कफ का जो चय हुआ था विंटर में सामान्य के कारण, शीतलता के कारण कफ दोष जो बढ़ा था, वो अब वसंत ऋतु में हल्की सी सूरज की किरणें पड़ने के कारण लिक्विफाई। ये चीज़ समझ आती है, नहीं आती? अगर मैं नहीं बताता तो लोग रट लेते हैं, कोई किसी काम का नहीं होता है। ये चैप्टर इतना भयंकर बन जाता है बिना कॉन्सेप्ट के, बस लोग ऐसे ही रटते जाते हैं कि इसमें ये खाना है, ये करना है, बस ऐसा नहीं होता है। कॉन्सेप्ट समझेंगे तो खुद से चीज़ें बना के लिख सकते हैं कि हाँ ऑब्वियसली कफ बढ़ रहा है तो कफ नाश करने वाली चीज़ें हम करेंगे, कफ कम करने वाली रुक्ष आहार का सेवन करेंगे। रुक्ष आहार क्या क्या होता है खुद ही दिमाग में आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट हमेशा हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कफ एक्यूमुलेट जो हुआ था विंटर में वो अब वसंत में लिक्विफाई हुआ। डाइजेस्टिव फायर वीक, अब कफ जलीय पदार्थ है ना, तो जो कफ जलीय पदार्थ है वो बढ़ गया तो वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं हम, डाइजेस्टिव फायर, अग्नि थोड़ी कम हो जाएगी, अग्नि कम हो गई। कॉजेज डिजीज, अब अग्नि कम होने के कारण मंदो अग्नि सर्वरोगा, मतलब मंदो अनला सर्वरोग के कारण होता है। जितने भी रोग होते हैं मंद अग्नि ही अल्टीमेट उसका मेन मूल कारण ऐसा देखने को हमको मिलता है कि अगर अग्निमंद हो गई तो दुनिया भर की बीमारियां होती हैं। तो कफ पेसिफाइंग मेजर्स, तो अब कफ क्योंकि लिक्विफाई होकर बढ़ गया है शरीर में, तो उसको कम करने के हमको कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं। कौन कौन से तरीके? स्ट्रॉन्ग तीक्ष्ण वमन या फिर स्ट्रॉन्ग वमन करेंगे, नस्य करेंगे, लघु एंड रुक्ष डाइट का सेवन करेंगे, व्यायाम करेंगे, उद्वर्तन करेंगे, स्ट्रॉन्ग मसाज करेंगे, ये सब करेंगे सो दैट कफ कम हो सके। ये सभी जब भी कफ आप बढ़ा देखे तो ये सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा, ठीक है। आफ्टर बाद अप्लाई पेस्ट्स ऑफ कैम्फर, कपूर है ना, सैंडलवुड, चंदन, अगुरु, सैफरन, इन सब के पेस्ट लगाना है स्नान करके। तो कफ को कम करने के लिए ये सारी चीज़ें करनी है और नहाने के बाद हमको ये सारी चीज़ें करनी है। तो ये एकदम कट टू कट नोट्स है। ये जो कॉन्सेप्ट मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो दिमाग में रखना है, वो कॉपी वॉपी में नहीं, वो दिमाग में रखना है। दिमाग का बहुत ज़्यादा मेमोरी होता है, उसको अंडरस्टिमेट मत करिए, सब लिख लेंगे। और ये चीज़ें कट टू कट नोट्स की चीज़ है, ये आपको एग्जाम में ऐसे ही लिख देना है, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, लिखना ये सब है बस। फूड इन वसंत क्या क्या यूज़ करना है? तो ओल्ड बार्ले, व्हीट, हनी, जंगल मीट, रोस्टेड मीट, मैंगो जूस विद फ्रेग्रेंस, ये सारी चीज़ों का सेवन करना है वसंत ऋतु में। खैर आगे देखते हैं। ड्रिंक्स लाइक आसव, अरिष्ट, सिद्धू, मार्द्विक, जिंजर वाटर, हनी वाटर, मुस्ता, ये सारी चीज़ें पीने, ये सारे कफ पेसिफाई करते हैं, इसलिए इन चीज़ों का सेवन करना है वसंत ऋतु में। ये बस देखिए, इसको रट लीजिए और ध्यान में रखिए कि कफ बढ़ा है, कफ घटने की चीज़ें देनी है। तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि कफ घटा रही है ये चीज़ें। मिड डे में क्या करनी है? तो सवेरे ये सारी चीज़ें कर लेनी है।
अब मिड डे में क्या करनी है, ठंडी हवाओं में गार्डन में जाके जहाँ ठंडी हवाएं बह रही हों, जहाँ पे तालाब वगैरह हो, हल्का सा सूरज की किरणें आ रही हो, हल्की सी स्प्रिंग में जो हल्की किरणें आती हैं पत्तों को चीरते हुए, वैसी किरणें आ रही हैं, जहाँ फ्लावर्स और बर्ड्स हो ढेर सारे, जिसमें मतलब सुकून मिले आपको, वहाँ जाके अपने दोस्तों के साथ बैठना है। स्पेंड टाइम इन गेम स्टोरीज एंड फ्रेंड्स कंपनी, कि ताश के पत्ते खेलते हुए, कहानियाँ सुनते हुए अपने दोस्तों के साथ बैठ के ऐसी जगह पे बैठना है, और सवेरे आम वाम का रस उस पी के आके यहाँ पे बैठना है, ठीक है, मध्याह्न में। और अवॉइड क्या करना है, हैवी फूड्स नहीं खाना है। क्यों हैवी फूड्स, गुरुवार क्यों नहीं खाना है, क्योंकि अग्निमंद हो चुकी है। अग्निमंद क्यों हुई, कफ बढ़ा था तो अग्निमंद हुआ था, जिसके कारण बीमारियां हो रही थी। तो ऑलरेडी हम कफ कम करने की दवाई दे रहे हैं, कफ कम करने का व्यवस्था कर रहे हैं, और आप हैवी फूड खा के बैठ गए। तो ऐसा नहीं करना है, हैवी फूड नहीं खाना है, अग्नि कम हुआ है, ठीक है। शिशिर वगैरह में बढ़ा था अग्नि, यहाँ पे अग्नि कम हो गया है। कोल्ड फूड्स खाने हैं, डे स्लीप करना है, नहीं सॉरी, कोल्ड फूड्स नहीं खाने हैं। अग्निमंद है तो कोल्ड फूड तो बिल्कुल नहीं खाना है। दिवा स्वप्न नहीं करना है। दिवा स्वप्न से क्या होता है, कफ बढ़ता है। ध्यान रखिए, दिन में सोने से कफ बढ़ता है और रात में सोने से वात बढ़ता है। क्या होता है, सॉरी फिर से मैं एक बार बता दूं, दिन में सोने से कफ बढ़ता है और रात में जागने से वात बढ़ता है, ठीक है। दिन में सोने से कफ बढ़ता है और रात में जागने से वात बढ़ता है। तो वसंत ऋतु में क्या करते हैं लोग, रात्रि जागरण करते हैं, जगराता करते हैं। वसंत ऋतु में लोग जगराता करते हैं। ट्रेडिशन में हमारे ऐसे है कि जगराता करना है। जगराता मतलब क्या, रात भर जागना है। रात भर जागेंगे तो क्या होगा, कफ कम होता है, वात बढ़ता है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट दिया गया है, ठीक है। दिन में नहीं सोना है, ठीक है। तो दिन में नहीं सोना है और रात में जागना है, तो इससे क्या होगा, कफ काफ़ी कम हो जाएगा। फैटी, सावर और स्वीट फूड, ये सारी चीज़ें स्निग्ध होती हैं और स्निग्ध चीज़ों से कफ बढ़ता है, तो इसलिए ये चीज़ें अवॉइड करें। देखिए आपको कॉन्सेप्ट जब क्लियर है कि कफ बढ़ा हुआ है, तो यही कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूम रही हैं कि दिन में नहीं सोना है, क्योंकि दिन में सोएंगे तो कफ बढ़ जाएगा। कफ तो बढ़ा हुआ है, घटाना है। ये चीज़ें स्निग्ध हैं तो स्निग्ध चीज़ों से कफ बढ़ जाएगा, तो कफ तो घटाना है, इसलिए इसको अवॉइड करना है। ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। क्यों, क्योंकि अग्निमंद है, कफ बढ़ने से अग्निमंद है। ठंडी चीज़ें खाएंगे तो और अग्निमंद हो जाएगा। हैवी फूड्स नहीं खाना है, अग्निमंद है, डाइजेस्टिव पावर कम है। हैवी फूड्स खाएंगे तो डाइजेस्ट नहीं हो जाएगा। सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमती है, कोई रटना वटना कुछ नहीं होता इन चीज़ों में, ठीक है। अब देखिए ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं। वसंत ऋतु खत्म, ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं। अब आ गया हमारा समर सीजन। तो समर सीजन कब से कब तक होता है, मिड में से लेकर मिड जुलाई तक। फिजियोलॉजी क्या है, सन इज एक्सट्रीमली पावरफुल। क्यों एक्सट्रीमली पावरफुल, क्योंकि आदान काल का पीक है। हमने क्या देखा था कि आदान काल में 3 ऋतुएं आती हैं, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। तो ग्रीष्म आखिरी ऋतु है, मतलब आदान काल एकदम पीक पे है, सूर्य की किरणें एकदम तीव्र हैं, तो पृथ्वी का जितना भी सौम्यता है वो पूरा सोख चुका है सूरज, है ना। तो जिस कारण से सूरज एकदम एक्सट्रीमली पावरफुल है और कफ भी डिक्रीज हो गया। कफ डिक्रीज क्यों हो गया, क्योंकि उसने पूरा शोषण कर लिया है। प्राणी बल ग्रेजुअली डिक्रीज होते होते ग्रीष्म तक आते आते एकदम प्राणी बल कम हो चुका है। जितना भी विलयन रूप कफ था, कफ जितना पिघला हुआ कफ हमारे शरीर में वसंत में प्रेजेंट था, उन सभी को सोख के सूरज ने एकदम कफ को डिक्रीज कर रहा है अब, है ना। वो अब सोख रहा है, सूरज अब गले हुए पिघले हुए कफ को सोख रहा है, तो ग्रीष्मा में कफ डिक्रीज हो जाएगा और वात इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि सूरज बहुत तीव्र है, तो रुक्षता, पूरी सौम्यता पृथ्वी की खींच रखी है उसने, तो पृथ्वी में पूरा वात बढ़ गया है, ठीक है। रुक्षता बढ़ गई है तो वात बढ़ गई है। अब अवॉइड क्या क्या करना है ग्रीष्म में, तो सॉल्टी, सार, पंजेंट फूड्स, है ना, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। एक्सरसाइज नहीं करना है, क्योंकि प्राणी बल एकदम कम है। सन एक्सपोजर, भाई गर्मी में सन एक्सपोजर तो बिल्कुल नहीं करना है। रिकमेंडेड डाइट क्या क्या है, स्वीट, लाइट, अंक्चुअस, कूल, क्या हुआ, हाँ, लिक्विड फूड्स, सत्तू विद शुगर। सत्तू है ना, सत्तू जो होता है वो सत्तू को शुगर के साथ खाना है। कूल बात, अवॉइड एल्कोहल अवॉइड करना है। लेकिन फिर भी मान लीजिए कुछ लोगों को विथड्रॉल आने लगता है ना, तो अगर ज़रूरी है अल्कोहल का, उस कारण से किसी भी अन्य कारण से, तो बहुत लिटिल मात्रा में अल्कोहल का सेवन करना है, पानी से मिलाकर पीना है। और एक्सेस अगर पी रहे हैं तो क्या होगा, स्वेलिंग, बर्निंग, फेंटिंग, ये सारी चीज़ें हो सकती है अगर अल्कोहल का अधिक सेवन कर रहे हैं ग्रीष्म ऋतु में। तो अब स्पेशल ड्रिंक्स आप गर्मी के लिए क्या क्या ले सकते हैं, राइस विथ जांगल मीट। 2 टाइप के मांस में बताते हैं, जांगल मांस, अनुदेश मांस, है ना। तो जांगल देश में जिन प्राणियों के मांस मिलते हैं उनको जांगल मांस कहते हैं। तो आयुष्कामी अध्याय में है कि जांगल मांस, मांस क्या होता है। थिन मीट सूप, है ना, थिन मीट का सूप पीना है। रसाला पीना है, रागा, खांडवा, पंचसार पानक, कूल वाटर फ्रॉम मड पॉट्स, बफेलो मिल्क कूल्ड इन मूनलाइट,
ये सारी चीज़ों का सेवन करना, ये एज इट इज जितने 3 4 5 याद हो जाए, ऐसा उतना कोई ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें, है ना। क्योंकि अभी के टाइम पे इन चीज़ों का सेवन, देखिए इंपॉर्टेंट कैसे पता चलता है, कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो तो अल्टीमेट इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट पता चलता है जो अभी के टाइम पे यूज़ हो रहा है ना। अब अंशस्वरूप अध्याय में आप देखें हिरण के मांस की बात हो रही है, क्या अभी के टाइम पे ये चीज़ें यूज़ में है? नहीं है। तो ऑब्वियसली वो चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। तो अभी के टाइम पे जो रेलिवेंट चीज़ें हैं उनका ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियसली वो तो इंपॉर्टेंट है ही। ये सारी चीज़ों की बात करें, खाने पीने इन सब की चीज़ों की बात की कर रहा हूँ मैं। अब डे टाइम लाइफस्टाइल में क्या करना है ग्रीष्म ऋतु में, स्टे इन फॉरेस्ट विथ टॉल ट्रीज, छाया रहता है टॉल ट्रीज का। हाउसेज विथ क्रीपर्स, क्रीपर्स रहेंगे, मतलब होता है ना पंपकिन वगैरह, लौकी वगैरह पहले लोग घर पे ही ऊपर मतलब होता था, क्रीपर्स रहते हैं जिनसे क्या ठंडक होती है। कूल फाउंटेन्स, है ना। सॉफ्ट बेड्स मेड ऑफ लोटस बनाना लीव्स, ठंडक के लिए, है ना। स्लीप इंडोर्स ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट, बाहर नहीं निकलना चाहिए। रात्रिचर्या क्या करना चाहिए, नाइट रेजिमेंट समर का क्या होता है, स्लीप ऑन टेरेस इन मूनलाइट, सैंडलवुड पेस्ट लगा के, सैंडलवुड ठंडा होता है, ठीक है। लाइट क्लोथ्स पहन के, अवॉइड सेक्स, अब प्राणी बल कम होता है। कूल फैनिंग, है ना। और प्लेजेंट साउंड्स, प्रेजेंस ऑफ लव्ड वंस, ठीक है, लव्ड वंस के प्रेजेंस में रहना है तो अच्छा लगेगा ना, सुकून मिलेगा। तो ये हुआ ग्रीष्म ऋतु का। अब देखते हैं वर्षा ऋतुचर्या क्या क्या करना है। ये सब पॉइंट देखिए, आहार विहार सबका 5 5 6 6 पॉइंट याद कर लीजिए, और कॉन्सेप्ट समझिए कि किसमें कौन सा दोष इंक्रीज कर रहा है, कौन घट रहा है, कौन बढ़ रहा है, इतना लिख लीजिए, मोर देन इनफ है। वर्षा ऋतुचर्या कब से, वर्षा ऋतु कब से कब होता है, मिड जुलाई से मिड सितंबर तक। इसमें फिजियोलॉजी क्या है, डाइजेस्टिव फायर वीक होती है, दोषास एग्रीवेटेड होते हैं, टर्बिड वाटर एंड ह्यूमिडिटी वर्सन डाइजेशन। देखिए अब क्या होता है कि वर्षा ऋतु में क्या होता है ना, वर्षा वर्षा दिशु पित्तस्य, पित्त का वर्षा में क्षय होना स्टार्ट होता है, ठीक है, पित्त का वर्षा में क्षय होना स्टार्ट होता है। और डाइजेस्टिव फायर वीक होता है। डाइजेस्टिव फायर वीक क्यों, क्योंकि प्राणी बल ऑलरेडी डाइजेस्टिव फायर इसी में वीक था, क्या बोलते हैं, ग्रीष्मा में ही वीक था, अचानक बढ़ थोड़ी जाएगा, तो ग्रेजुअली, है ना, ग्रेजुअली चीजें होती है, तो अभी भी वीक ही है, दोष एग्रीवेटेड हो रखे हैं, ठीक है। कौन सा दोष एग्रीवेट हो रखा है, क्षय प्रकोप प्रश्न, वायु ग्रीष्मादिशु, वायु का क्षय किस में हो रहा था, ग्रीष्मा में, तो प्रकोप वायु का किस में है, वर्षा में, है ना। वायु का प्रकोप वर्षा में है, तो वर्षा में वायु बढ़ रखा है, और टर्बिड वाटर और ह्यूमिडिटी वर्सन करती है डाइजेशन को। उस टाइम पे पानी मतलब दूषित हो जाता है ना, बारिश वारिश हो रही है तो जो पीने का जो पानी होता है वो सब काफ़ी दूषित हो जाता है। डाइट की बात करें तो नहाने धोने के बाद स्थापन बस्ती करना है, हमेशा की बात नहीं हो रही है ना, मतलब स्थापन बस्ती किया जा सकता है। ओल्ड ग्रेन मीट सूप, जंगल मीट, पल्स सूप, ओल्ड फर्मेंटेड ड्रिंक्स, वे विद पंचकोल, बॉइल्ड रेन वाटर, इनका सेवन कर सकते हैं। क्लाउडी डेज जब हैं, जब काफ़ी ज़्यादा बादल वगैरह हैं, उस टाइम पे सावर सॉल्टी अंक्चुअस फूड, ड्राई लाइट हनी मिक्स फूड, इनका सेवन कर सकते हैं। और रेजिमेन की बात करें तो अवॉइड बेयरफुट वॉकिंग, वेयर परफ्यूम्ड फ्यूमिगेटेड क्लोथ्स, लिव इन अपर फ्लोर्स, अवॉइड डैम्प प्लेसेस, है ना। अपर फ्लोर्स भाई बाढ़ बाढ़ आ सकती है, पानी वानी आ सकता है, पानी वाले जानवर आ सकते हैं कुछ कुछ। क्या क्या अवॉइड करना है, तो रिवर वाटर, कॉर्नफ्लोर ड्रिंक्स, डे स्लीप, एक्सर्शन, सन एक्सपोजर, इन चीज़ों को अवॉइड करना है, कोशिश करना है ये चीज़ ना करें, है ना, इन चीज़ों से बचें। मैं लास्ट में आपको बहुत छोटे में समराइज कर दूंगा, है ना, कि एग्जैक्ट क्या क्या याद रखना है क्या नहीं। शरद ऋतु की बात करें तो मिड सितंबर से मिड नवंबर तक आता है। फिजियोलॉजी क्या क्या है, तो पित्त एग्रेवेट ड्यू टू सडन हीट। अब देखिए पित्त का क्षय हो रहा था वर्षा में, लेकिन वर्षा में सूरज उतना नहीं रहता है ना, बारिश वारिश हो रही है, क्लाउड व्लाउड है, तो पित्त उतना इंक्रीज नहीं, तो बस क्षय होकर रह जाता है, फिजियोलॉजिकली वो बस क्षय होकर रह गया। लेकिन जैसे ही वर्षा खत्म और शरद आया, अब बारिश वारिश खत्म हुई, हल्की सूरज आने लगी, ऑटम में हल्की सी सूरज आई, जिस कारण से क्या होता है कि अब उष्णता हल्का सा बढ़ा, और जो पित्त क्षय हो रहा था, पित्त गर्म होता है, पित्त उष्ण होता है, तो अब हल्का सा क्या होने के कारण, सूरज आने के कारण सामान्य में वृद्धि हुई, अब हल्का गर्म होता है, अब थोड़ा सा और गर्मी उसको मिली, और वो क्या हो गया, प्रकोपित हो गया। तो पित्त प्रकोपित हो जाता है शरद ऋतु में, ठीक है। अब इसीलिए शरद ऋतु में हम पित्त पैसिफाइंग चीज़ों का यूज करते हैं, पित्त को कम करने वाली चीज़ों का, तो तिक्त घृत, विरेचन, रक्त मोक्षण, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। ब्लड लेटिंग होता है ना, विरेचन मतलब स्टूल पास करवाना, तिक्त घृत का सेवन कराना, ये सारी चीज़ें करते हैं
पित्त को पेसिफाई करने के लिए। इन सभी चीज़ों के बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। ये प्रोसेस कैसे कराते हैं, कौन से ड्रग करा, कैसे त्रिवृत देते हैं विरेचन कराने के लिए, ये सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे। अभी बस पॉइंट टू पॉइंट याद करते जाइए, टकाटक, है ना, कॉन्सेप्ट समझते जाइए, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स याद करते जाइए। लिखने में आलस आ रहा है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी फॉर नोट्स, है ना। डाइट में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, बिटर, स्वीट, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट वाले फूड्स का यूज़ कर सकते हैं। लाइट फूड, राइस, ग्रीन ग्राम, शुगर, आंवला, स्नेकर्ड, हनी, जंगल मीट, इन सब का सेवन कर सकते हैं। अब एक शरद ऋतु में हमसुदक, यहाँ पे पॉज हो जाइए, दिमाग को थोड़ा सा पॉज कर दीजिए और ध्यान से यहाँ पे सुनिए, ध्यान से याद कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। वो पानी, है ना, वो पानी जो बार बार शरद ऋतु में सन से हीट हुआ है और रात को मून से कूल हो गया है, और अगस्त्य नक्षत्र शरद ऋतु, अगस्त्य एक नक्षत्र है जो कि शरद ऋतु में उसका डोमिनेंस होता है। तो अगस्त्य नक्षत्र के कारण वो पानी डिटॉक्सिफाई भी हो रहा है, दिन में सन से गर्म हो रहा है और रात में मून से ठंडा हो रहा है। तो उस कारण से वो पानी प्योर, लाइट और अमृत के समान हो जाता है। उस पानी को हमसोदक कहते हैं। हमसोदक किसे कहते हैं, वो पानी जो दिन में गर्म हो रहा है सूरज की किरणों के कारण, और रात में सोम के किरणों के कारण, मतलब चंद्रमा के किरणों के कारण वो ठंडा हो रहा है, और अगस्त्य नक्षत्र मतलब अगस्त्य स्टार के प्रेजेंस में वो पानी डिटॉक्सिफाई होकर प्योर, लाइट और अमृत के समान हो जाता है। उस पानी को हम हमसोदक कहते हैं। ध्यान रखिए, हमसोदक कब मिलता है, शरद ऋतु में। हमसोदक कब मिलता है, शरद ऋतु में। ठीक है, ठीक है। लाइफस्टाइल क्या क्या करना चाहिए शरद ऋतु में, फिर से फास्ट ट्रैक होता है ना। लाइफस्टाइल में मूनलाइट एक्सपोजर करना चाहिए, सैंडलवुड, चंदन, वेटिवर पेस्ट, इन सब का पेस्ट शरीर पे अप्लाई करना चाहिए। पर्ल गार्लैंड्स का यूज करना चाहिए। व्हाइट टेरेसेस मतलब व्हाइट टेरेस मतलब क्या, जिसमें चूने से पूरा वो किया गया, व्हाइट वॉश किया गया हो। अवॉइड क्या क्या अवॉइड करना है, फॉग, क्योंकि धीरे धीरे अब शरद ऋतु, ऑटम सीजन में हल्का हल्का कोहरा आने लगता है। फॉग, एल्कलीज, अल्कलाइन चीज़ें, है ना, हेवी फूड, कर्ड, ऑयल, फैट, सन एक्सपोजर, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, डीप स्लीप, ईस्टर्न विंड, पुरवा, है ना, पुरवा का झोंका जो बोलते हैं, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। यूज़ ऑफ टेस्ट एज पर सीजन, अलग अलग सीजन में कैसे अलग अलग टेस्ट का हमें सेवन करना है। तो हेमंत, शिशिर और वर्षा, इन 3 ऋतुओं में स्वीट, सार एंड सॉल्टी चीज़ों का यूज़ करना है। इन तीनों में कॉमन क्या है, ठंडक। वर्षा में हल्का ठंडक रहता है ना, और हेमंत शिशिर तो विंटर ही है। तो इन सीजन में स्वीट, सार एंड सॉल्टी चीज़ें खानी है, SSS। ठीक है। और वसंत ऋतु में, स्प्रिंग में क्या खाना है, बिटर, पंजेंट और एस्ट्रिंजेंट खाना है। और ग्रीष्म ऋतु में मीठा खाना है ना, गर्मी में मीठा खाना है। शरद ऋतु में भी स्वीट, बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट खाना है। ठीक है, ये तो हो गया। अब ये सारे MCQ होते हैं, इन सबसे MCQ फ्रेम हो सकते हैं। अब फूड की क्वालिटीज़ की बात करें तो शरद और वसंत ऋतु में ड्राई चीज़ें खानी है, समर और लेट रेनी में ठंडी चीज़ें खानी है, और अदर्स में वार्म चीज़ें खानी है। समर में तो कूल का समझ आ रहा है, लेट रेनी में क्या हो रहा है कि पित्त प्रकोपित हो रहा है ना। लेट रेनी जैसे जैसे खत्म हो, जैसे जैसे शरद आ रहा है, पित्त का प्रकोप होते जा रहा है, तो उसको थोड़ा सा ठीक रखने के लिए कूल चीज़ें खानी है। ठीक है। अब जनरल रूल क्या है, यूज ऑल 6 टेस्ट डेली। हर तीनों जितने भी सडरस होते हैं, हमेशा खाना खाते टाइम इतना ध्यान नहीं देना चाहिए कि इसमें ये रस खाऊंगा वो रस खाऊंगा। मेनली ऊपर दिए गए रस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखें, अदरवाइज डेली तो सभी रस का सेवन करना चाहिए। एम्फेसाइज सीजन स्पेसिफिक टेस्ट, तो पर्टिकुलर सीजन में स्पेसिफिक टेस्ट को थोड़ा सा बढ़ावा दे सकते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि बस वही टेस्ट खाना है। अब ऋतु संधि एक कॉन्सेप्ट होता है। तो संधि मतलब क्या होता है, ज्वाइंट, और ऋतु का ज्वाइंट मतलब 2 सीजन के बीच का ज्वाइंट, मतलब एक सीजन से जब दूसरे सीजन में ट्रांजिशन हो रहा होता है तो उस पीरियड को हम ऋतु संधि कह देते हैं। ठीक है। तो लास्ट 7 डेज ऑफ वन सीजन प्लस फर्स्ट 7 डेज ऑफ नेक्स्ट सीजन। मान लीजिए ग्रीष्मा ऋतु है, उसके बाद वर्षा ऋतु आ रहा है, तो ग्रीष्मा ऋतु से जब वर्षा ऋतु में ट्रांजिशन हो रहा है, तो ग्रीष्मा ऋतु के आखिरी 7 दिन और वर्षा ऋतु के पहले 7 दिन को कलेक्टिवली इन 14 दिन को हम बोलते हैं ऋतु संधि है। ट्रांजिशन का फेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये संधि। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे कभी, इसको अलग से हम पढ़ेंगे कभी, है ना। बस ऋतु संधि करके मैं कभी एक लेक्चर लाऊंगा, उसमें हम पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में तो पर्टिकुलर आपको उतना अच्छे से नहीं पढ़ना है। तो ये जो 14 दिन का फेज है, ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ट्रांजिशन में व्याधियाँ बहुत ज़्यादा होने लगती हैं। जब एक ऋतु से दूसरे ऋतु में आप ट्रांजिशन करते हैं, तो वो अगर आप सही से नहीं कर रहे हैं, सही से इस ऋतु, मान लीजिए इसमें आपको एक और चर्या आप फॉलो कर रहे हैं और कोई और ऋतुचर्या अगले ऋतु में फॉलो करना है,
तो ये नहीं कि अगले दिन से मैं उठा और स्टार्ट कर दिया दूसरा ऋतुचर्या। अपने ऋतुचर्या को भी धीरे धीरे वो ग्रेजुअली चेंज करना है दूसरे ऋतु में। तो वो कैसे चेंज करना होता है, नहीं करेंगे तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो ये बहुत मतलब क्रूशियल टाइम होता है जिसमें बीमारियां बहुत अलग अलग हो सकती हैं, इसलिए ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो कैसे हम धीरे धीरे अडॉप्ट करेंगे उसके बारे में हम किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे। खैर अभी तो इतना समझिए कि ऋतु संधि क्या होता है। तो लास्ट 7 days ऑफ वन ऋतु एंड फर्स्ट 7 days ऑफ द नेक्स्ट ऋतु आर कलेक्टिवली नोन एज ऋतु संधि। और चेंज रेजिमेन ग्रेजुअली, जो भी रेजिमेन है उसको ग्रेजुअली चेंज करना है। वो कैसे करना है वो अगले लेक्चर में, अगले या जब भी मैं बनाऊंगा, तो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सडन चेंज कॉजेज डिजीज, सडन चेंज करेंगे तो डिजीज आएगा, सडन चेंज नहीं करेंगे तब भी डिजीज आएगा। मतलब चेंज ही नहीं कर रहे हैं, वही ऋतु का चर्या आप फॉलो किए जा रहे हैं। तो ये तो हुआ ऋतु संधि। और यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया। हमने पहले देखा आदान काल, फिर देखा हमने विसर्ग काल। आदान काल, तो आदान काल में क्या होता है, सूरज पृथ्वी की सौम्यता स्निग्धता को छीन लेता है, जिसके कारण ग्रेजुअली का प्राणीबल घटते चला जाता है। पहले 6 महीने होते हैं। आदान काल को उत्तरायण भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पूरब की तरफ से सूरज उगता है और उत्तर की तरफ होते हुए पश्चिम में जाके अस्त हो जाता है सूरज का। और दक्षिणायन को विसर्ग काल बोलते हैं। विसर्ग काल में क्या होता है कि मून जो होता है, मून का प्रबल होता है और सूरज कम डोमिनेट हो जाता है, जिसके कारण अब शरीर में नरिशमेंट आता है, विसर्जन। जैसे गणेश जी का विसर्जन हो रहा था, उसी तरह पृथ्वी को उसकी सौम्यता का विसर्जन किया जाता है। मतलब उसकी सौम्यता वापस मिलती है और प्राणी का बल भी ग्रेजुअली बढ़ते चला जाता है, ये विसर्ग काल। उसके बाद हमने 6 ऋतुओं की बात की। शिशिर ऋतु, उसके बाद वसंत के बाद क्या, हम नहीं, पहले हमने हेमंत की बात की कि हेमंत में बहुत ठंडा होता है, ड्यू होता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। फिर वही रेजिमेंट हमने बताया कि शिशिर में वही चीज़ें फॉलो करनी है, थोड़ी इंटेंसली। उसके बाद वसंत ऋतु की बात की। वसंत ऋतु के बाद हमने ग्रीष्मा, शरद और हेमंत की बात की। ग्रीष्मा के बाद वर्षा और शरद की बात की। हेमंत की तो हमने पहले ही कर ली थी। उसके बाद हमने कुछ जनरल बातें की कि किस ऋतु में आपको क्या क्या टेस्ट खाने चाहिए और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। फिर हमने बात की ऋतु संधि की, कैसे एक ऋतु के आखिरी 7 दिन और अगले ऋतु के पहले 7 दिन को कलेक्टिवली हम ऋतु संधि कहते हैं। उसमें रेजिमेंट को ग्रेजुअली चेंज करना चाहिए, नहीं करेंगे तो बीमारियां होती हैं। अब याद करने की बात रही कि एग्जाम में आपको क्या याद करके जाना है। हमशोधक, व्हेनेवर यू सी हमशोधक, सुपर इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान में रहे। तो याद क्या करना है, देखिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कोई सा भी खोल लेते हैं, जैसे ग्रीष्म ऋतु। पहले तो कब से कब तक होता है ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद याद कर लीजिएगा ये चीज़। तो ये चीज़ तो सन इज एक्सट्रीमली पावरफुल, ये तो आपका कॉमन सेंस है। और चय प्रकोप प्रश्न वाला वो एक श्लोक, वो एक टेबल याद कर लेंगे। तो ये पॉइंट आपको कोई भी एग्जाम में ऋतु आए कि भाई ग्रीष्म ऋतु पे 5 नंबर का क्वेश्चन है, लिख दो कुछ भी, तो ये तो आप एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ लिख देंगे तो अच्छा खासा भाव बन जाता है आपका टीचर के सामने। तो ये वो एक श्लोक से सभी ऋतु में लिख सकते हैं। कोई भी ऋतु आए वो एक श्लोक पता है तो आप लिख सकते हैं कि कौन सा ऋतु, कौन सा दोष बढ़ रहा है और कौन सा घट रहा है। और इसमें तो बस डिक्रीज इंक्रीज लिखा है। आप और स्पेसिफिकली लिख सकते हैं कि फलाना दोष का चय हो रहा है, फलाने दोष का प्रकोप हो रहा है, फलाने दोष का प्रशमन हो रहा है। तो ये चीज़ किसी भी ऋतु में आप लिख दीजिए। उसके बाद आगे बढ़िए कि ये सब छोड़िए, उसके बाद आप आगे बढ़िए कि क्या क्या खाना है, ठीक है। तो ये 5 चीज़ आपने लिख दिए, ये 4-5 चीज़ लिख दिए। और इधर सत्तू विद शुगर, लिक्विड फूड्स, ये 4-5 चीज़ आपने खाने के लिए लिख दिए। उसके बाद डे में क्या क्या लाइफस्टाइल करनी है, विहार क्या क्या रखनी है, ये 4-5 पॉइंट आपने लिख दिए। रात्रि में ये 3-4 पॉइंट लिख दिए। बस 3-4 पॉइंट है ना, सबके 3-3, 4-4 पॉइंट अपने हिसाब से याद कर लीजिए जो अभी के टाइम पे इंसान करते हो, है ना, तो वो याद कर लीजिए। वैसे ही वर्षा ऋतु है तो कौन सा दोस्त का चय प्रकोप वो सब लिख दीजिए। डाइट में 5-6 चीज़ लिख दीजिए और रेजिमेंट में 4-5 चीज़ लिख दीजिए। 2-3 चीज़ें जो अवॉइड करनी है वो लिख दीजिए। तो सभी ऋतु में कौन सा दोष का चय प्रकोप प्रश्न हुआ वो लिखना है। साथ में आहार के 4-5 पॉइंट लिखने हैं, विहार के 4-5 पॉइंट लिखने हैं। अगर अवॉइड का मैंने लिख रखा है तो 3-4 पॉइंट अवॉइड के लिख देने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। और हाँ, और श्लोक वालों के लिए, जो टॉप हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए ये रहे श्लोक। ये कुछ श्लोक हैं, देख लीजिए आप अपने बुक में, चाहे तो मार्क कर लीजिए। अदरवाइज अगर आप ये जब नोट्स लेंगे तो मैं यहाँ पे टॉपिक तब उस टाइम पे एडिट करके टॉपिक भी लिख दूंगा, ठीक है। तो ये कुछ श्लोक हैं। तो अगर आप याद कर रहे हैं तो ये इतने श्लोक आप याद कर लीजिए।
ठीक है, पॉज कर करके देख लीजिए कौन कौन से श्लोक हैं, आप मार्क कर लीजिए। अदरवाइज ये जब लेंगे तो नोट्स जब आप लेंगे मुझसे तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दूंगा, है ना। तो ये रही बात इसकी। अगला चैप्टर हम रोगानुत्पादनीय अध्याय अष्टांग हृदय का 4th चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सो तब तक के लिए साइनिंग आउट, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।